งสารเขาเนาะกดหนาวอ่ะมีกดหนาวต้องมาถึงเลยเอาอันเช่นแล้วบอกदोस्तों ये जो वीडियो भी आप लोगों ने देखी है यूएसए के जो फिलाडेल्फिया वाला रीजन है वहां से निकलकर सामने आई। ऐसा लग रहा है कि ज़ोंबीज जो आप लोगों ने मूवीज में देखे हैं उस तरह की फीलिंग इनको देखकर आ रही है, पर लेकिन रियलिटी में यहाँ पर एक दवाई है जिसका नाम है जाइलाजीन। जाइलाजीन दवाई भी उसको बोलते हैं बेसिकली, उसी को ज़ोंबीज ड्रग के नाम से भी आप लोग जानते हैं। बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिक जो दिया था ना ऑपरेशन करने के लिए या मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए वो दवाई दी जाती है, पर लेकिन उसका अगर हैवी डोज हो जाए तो ऐसी कुछ पिक्चरें सामने निकल कर आ रही है यहाँ पर कि ऐसी कंडीशन इंसान को देखने को मिलती है कि इंसान जो है एक्सट्रीम स्लीपीनेस से पहुंच जाता है। एक तरीके से ना डिप्रेशन जैसा करेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारी और भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी काम करना है ना, कभी भी घर पर रखी हुई जो दवाइयाँ होती हैं वो किसी की एडवाइस से लेनी चाहिए, हवाबाजी नहीं करनी चाहिए। तो कोई भी दिक्कत हो तो ये एक तरीके से अवेयरनेस की वीडियो है ताकि कोई ऐसे चक्कर में न पड़े। एक साइड में दुनिया है जो कि दुनिया की भर की प्रॉब्लम से जूझ रही है और एक साइड में हमारा देश है दुनिया को स्वस्थ करने पर लगा हुआ है, योगा दुनिया को दे रहा है। दोस्तों आज है 22 जून। आज का डिस्कशन बहुत शानदार रहने वाला है, काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, सुनकर आप लोगों को मजा आने वाला है। पर उससे पहले ये बताइए कि कल किस किस ने योगा स्टार्ट कर दिया है कि हाँ सर हमने योगा स्टार्ट कर दिया है। तो कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जो योगा स्टार्ट कर चुके हैं या फिर जो पहले से ही करते हुए आ रहे हैं, वो भी जरूर बताएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बड़ी शानदार बात बोली गई, ये रियलिटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि योगा ट्रूली यूनिवर्सल है, यानी कि दुनिया का है योगा, उसको आप लोग कॉपीराइट फ्री बोल सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं है कि ये मेरा योगा है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है यूएसए की विजिट पर है और वहां पर इनके द्वारा योगा को बेसिकली सेलिब्रेट किया गया। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये रिलीजन से ऊपर है योगा। मैक्सिमम मुस्लिम कंट्री भी आज के डेट में आप लोग को योग करती हुई नजर आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक तरीके से हमारी बॉडी को प्योर करने का एक काफ़ी शानदार तरीका है। एक साइड में स्टार्टिंग में आप लोगों ने वीडियो देखी किस तरीके से दुनिया जो है बीमारियों से जूझ रही है, एक साइड में हम लोग यहाँ पर है एक तरीके से योगा को इंप्लीमेंट कर कर अपनी लाइफ को जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। और आप लोग के अंदर में जितना ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा ना, उतनी ही आप लोग की जो मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही अच्छे से आप लोग स्ट्रॉन्ग फोकस अपना कर पाएंगे और लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो डिस्कशन बहुत शानदार रहने वाला है। सबसे पहले तो ये बताओ क्या आज का प्लान आप लोगों ने बना लिया है, हाँ या फिर ना। मॉर्निंग में उठते ही कम से कम गुनगुना पानी पिया करो, बॉडी को आप लोग ही प्योर करेगा। जिस टाइम पर डिसाइड किया उस टाइम पर उठे हो, उस टाइम पर सोए हो या फिर नहीं। और कल के दिन को रिव्यू अगर किया है तो कल के दिन को कितने मार्क्स आप लोग दोगे। तो ये डिसिप्लिन टेस्ट होता है आपका। 1 नंबर आप लोग ले सकते हो, यानी ये 5 नंबर होते हैं टोटल, वो होता है वीडियो को लाइक कर। ये नंबर कम से कम 1 इसलिए है ताकि 0 ना आए किसी के, ठीक है। पर लेकिन ये भी नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे 0 नंबर के साथ में घूमते हैं। तो यानी कि फीडबैक हो जाता है एक तरीके से, लाइक या डिसलाइक कर वीडियो को आप लोग बता सकते हैं। बाकी एक बात हमेशा ध्यान रखना यार, दुनिया में ना कोई भी आप लोगों की बातें नहीं सुनेगा जब तक कि आप लोग कुछ अचीव ना करें। तो बातें कम काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखाई ज्यादा देता है। तो इसीलिए दुनिया उन्हीं चीजों पर फोकस करती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर कुछ लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं, भले ही वो टेस्टी ना बना रहा हो, भीड़ लगी हुई है किसी और रीजन की वजह से, लोग वहीं पर जाना स्टार्ट कर देंगे, लगता है कुछ टेस्टी खिला रहा है, ठीक है। तो यही बातें हैं यार दुनिया में एक्चुअल में देखोगे। डिस्कशन बहुत शानदार रहेगा। जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा, मायो की फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा। जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत शानदार है, वीडियो के एंड में देखना। प्रीलिम्स के बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट बन सकता है, वहां से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर कल का जो क्विज था उसका आंसर आप लोगों के सामने, और आज का क्विज जो है वो डायबिटीज के ऊपर है, इसको अटेम्प्ट करना। द हिंदू के द्वारा क्विज पब्लिश किया जाता है, तो ये क्विज है, इसको जरूर आप लोग देखेगा ताकि चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। बाकी आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में न रहे। आप लोगों ने एक बात ध्यान से देखी होगी, जो भी शब्द ऐसा हो जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, यूपीएससी को लगता है कि बच्चे को पता नहीं होगा, ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन इससे जरूर पूछ ले, ठीक है। पर लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस तरह की पॉइंट्स को कई बार माइंड से एक मिस भी हो जाता है कि जब कई सारे ऐसे शब्द सुने होते हैं कि यार इसके बारे में क्या होगा। पर लेकिन थोड़ा सा भी आप लोगों ने फोकस दिया होगा ना एग्जाम के अंदर में, तो उस पॉइंट को आप लोग पढ़ के ले जाओगे। जैसे पहला बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, दक्षता के बारे में बात की जा रही है। दक्षता का हिंदी में मतलब क्या होता है बताइए आप लोग।
दक्षता यानी कि ये आदमी बहुत दक्ष है। और दूसरा बात की जा रही है आई गोट के बारे में, आई गोट नहीं यू गोट, आई एम नॉट गोट, यू आर गोट। तो इसकी फुल फॉर्म भी अगर आप लोगों को नहीं पता होगी तो फिर लगा यार ये क्या हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि आई गोट इज ए पोर्टल फॉर विच, तो आप लोगों से स्टेटमेंट दे देकर बना देंगे, आप लोग घूमते रहोगे। पोर्टल जो है यहाँ पर ये किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने वाली है। और आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को दक्ष बनाने की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो दक्षता क्या है यहाँ पर, ये एक तरीके से इंपावरिंग द यूथ प्रोफेशनल इन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो यूथ है हमारे देश के अंदर में, जो युवा हैं उनको सशक्त बनाने की बात की जा रही है बेसिकली प्रशासन के अंदर में, जो सरकारी प्रशासन है उसके लिए दक्षता ये पर्टिकुलर एक इनिशिएटिव है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट डी से, ठीक है। ए से बोलते हैं बेसिकली एटीट्यूड, ठीक है। के से बोलते हैं नॉलेज, एस से बोलते हैं स्किल, होलिस्टिक यानी कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये है दक्षता की फुल फॉर्म, मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट करना, एक अच्छे एटीट्यूड का, एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए इंसान का सोसाइटी के लिए, जो अपनी ड्यूटी है उसके लिए, आसपास की चीज़ों के लिए, नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का। खासकर जो यंग यूथ आ रहे हैं उनको लेकर ये बात की जा रही है ऑन द आई गोट कर्म योगी प्लेटफॉर्म। आई गोट क्या है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो ये जो पोर्टल है यहाँ पर आई गोट पोर्टल, ये दक्षता प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन उसके अंदर में आता है, जिसको पहले आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ MHRD बोलते थे, अब उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, तो उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इसमें सारी चीज़ें डाली गई हैं, किस तरीके से यहाँ पर बेसिकली ट्रेन करना है, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायर है ताकि अच्छे से इंसान अपनी ड्यूटी कर सके और अच्छे से रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर निभा सके। देखो बेसिकली आज के डेट में ना सबसे जो बुरी कंडीशन है वो क्या है, इंसान सरकारी नौकरी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो सोसाइटी में कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता है, वो सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहता है कि उसकी ज़िंदगी जो है फिक्स हो जाती है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 99% लोग इसी एक तरीके थॉट के साथ में यहाँ पर आप लोगों को सरकारी जॉब में जाते हुए नजर आएंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि हम लोग को सोसाइटी में चेंज लेकर आना है, यस या फिर नो। आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं, चेंज लेकर आना है या फिर बस सरकारी नौकरी जो है फिक्स हो गई? क्योंकि जब आप लोग इंटरव्यू में जाकर बैठोगे ना, ये चीज़ इंसान सामने वाला आपके अंदर से निकाल लेगा कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक का। और देखिए वो तो इंटरव्यूअर तो बाद में निकालेगा, उससे पहले आप लोगों का एसए निकाल देगा, उससे पहले आप लोगों का एथिक्स का पेपर निकाल देगा। तो अगर रियलिटी में आप लोगों के अंदर में कुछ ऐसी भावना है कि हाँ ठीक है एक सरकारी, देखो वो चीज़ें सही हैं कि हाँ दिमाग में चल रही है कि हाँ एक फिक्स जॉब हो जाएगी अच्छे से, हालांकि वो जॉब नहीं है, वो एक ड्यूटी है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अलग बात है कि उसके अंदर में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है ताकि आप लोग अपने काम पर फोकस कर पाओ और फैमिली के ऊपर ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े। तो इसलिए फैसिलिटी दुनिया भर की दी जाती है। इसलिए कहते हैं कि आईएएस बनता है जो इंसान, उसकी फैमिली मजे करती है, वो भाई साहब पूरा अपना जिंदगी में रगड़ता रहता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे काम होते हैं, पर इन रियलिटी में अगर आप लोग देखोगे तो पूरा फोकस ये है कि हम लोग किस तरीके से अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दुरुस्त बनाना है। और आप लोगों का क्या फोकस रहता है, देखो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी जब मैंने वीडियो बनाई थी, बेसिकली आप लोगों को बताया था कि आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी जिंदगी में अगर आप लोगों को कुछ चीज़ अचीव करनी है तो उसका रीज़न बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप लोग ये क्यों कर रहे हो। जो रीजनिंग आप लोगों की कमजोर होगी ना, तो आप लोग बेसिकली वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाओगे ढंग से। आप लोग बहुत बार अपने आप को एक तरीके से रिजुनेट करने की कोशिश करोगे पर कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि रीज़न नहीं है। सुबह को उठने का रीज़न ही नहीं है टाइम पर, तो क्यों उठे भाई साहब? शरीर फिट करना है, रीज़न ही नहीं है क्यों करना है। अगर पता चला आप लोगों को शरीर फिट करना है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को कल को चलकर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़ना है, तो आप लोग भागकर जिम जाओगे, आप लोग डेली एक्सरसाइज करोगे, अपनी डाइट पर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। तो हर एक चीज़ के पीछे जब तक रीज़न नहीं जुड़ जाता ना, अभी देख लो, अभी यहाँ पर रिसेंटली बताता हूँ, एक पर्टिकुलर दोस्त था तो उसका भाई था वो काफ़ी हेल्दी हो रखा था, मतलब थोड़ा सा अरे एक तरीके से फैटी टाइप का हो रखा था। उसकी शादी थी तो मैं मिला उससे, मैं बातों में ऐसी बात हो रही थी, मैंने कहा और क्या चल रहा है? कह रहा भैया और तो सब सही चल रहा है, ये बताओ ये फैट कैसे करना है, कौन कैसे करना है? मैंने कहा अब किस लिए कर रहे हो? कह रहा है कि अब शादी आ रखी है तो यहाँ पर सब बेइज्जती कर रहे हैं यार कि कैसे तुम अपनी शेरवानी पहनोगे। तो मैंने कहा अब फैट याद आ रहे हैं यहाँ पर। तो रीज़न है उस बंदे को मिले यहाँ पर लगभग 2 से ढाई महीने, तो उसमें लगकर उसने अपना काफ़ी अच्छा वेट कम कर लिया और फिर ठीक दिख रहा था। तो रीज़न है, पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है? उसके बाद में फिर उसी पैटर्न में आ गया कुछ दिनों के बाद में, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि रीज़न नहीं रहा उसके पास में वो चीज़ को मेंटेन रखने का। तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस जिंदगी में, वरना जहाँ से चले हो फिर वहीं पहुँचोगे अगर रीजनिंग नहीं लगाओगे। इसके अंदर में टोटल मिलाकर 18 कोर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये जो 18 कोर्स हैं ये वाइड सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी कि कैसे डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना है, यानी कि आप लोगों के सामने डेटा है कि इतने टेस्ट में आप लोगों के नंबर आ रहे हैं,
इसको देखकर कैसे डिसीजन लेके यार क्या पढ़ना है, कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से करना है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है क्योंकि पब्लिक के साथ में बातें करनी है, ठीक है, पब्लिक पॉलिसीज, रिसर्च, स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में जब इंसान को टेंशन हो ना और उस टेंशन को मैनेज करने की बात आए तो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रह रहा हो, चाहे वो पॉलिटिशियन कोई हो, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई आप लोगों को एक्टर देखने को मिले, सुसाइड तक करते हुए नजर आते हैं, इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं और दुनिया भर के उदाहरण आप लोगों के सामने है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के सामने जब कोई भी कंडीशन आए तो सबसे पहले अपने आप को शांति में बैठाओ और ये सोचो कि इससे फालतू क्या होगा। मतलब पेपर की तैयारी कर रहे हैं, फेल हो जाएंगे ना, दुनिया फेल हो रही है, इससे फालतू क्या होगा। तो आप लोग अगर वो फाइनल चीज एक बार देख लेंगे ना, अपने माइंड में सोच लेंगे कि इससे फालतू क्या होगा, तो आप लोग फिर वहां से रास्ते निकालने की कोशिश करोगे, वरना उसी में डरते रहोगे, यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सोच लो यार ये हो जाएगा, ये क्या है आखिर, ये हो जाएगा तो, और इसके होने से क्या हो सकता है। अगर वो डर आप लोगों ने अपने मन से एक बार निकाल दिया तो सारी चीजें आप लोग जो है अपने हिसाब से अचीव करते हुए नजर आओगे। पर लेकिन अगर वो डर बना रहा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो जिंदगी में पहले वो डर निकाल लो। आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसलिए स्टेब्लिश किया गया मिशन कर्मयोगी तहत, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव जो रिसोर्सेज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, करियर मैनेजमेंट, नेटवर्किंग और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए यहाँ पर सही डायरेक्शन उनको दी जा सके। क्या मानना है आप लोगों का, सही है प्लेटफॉर्म या फिर नहीं? अगर आंसर राइटिंग भी कहीं लिख रहे हैं और गवर्नेंस के बारे में बात की जा रही है उसको इंप्रूव करने की, तो वहां पर इस पॉइंट को आप लोग इंक्लूड करके चल सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के है, क्या क्या चीजें, वो सारी बातें मैंने बता दी। कोई डाउट है तो बताना, उसको दूर करके जाना, ठीक है। और फुल फॉर्म जरूर याद रखना, इसको भूल मत जाना, फुल फॉर्म आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। और फीडबैक दे दिया करो जैसा भी आप लोगों को लगता है। लाइक या डिसलाइक कर 1 सेकंड लगती है, बता सकते हैं आप लोग कि हाँ सर ये पसंद आया, या फिर कोई डाउट है उसके बारे में। डिसलाइक करो तो बताओ जरूर, जो कि मुझे पता चल जाए कि हाँ क्या रीजन है डिसलाइक करने का, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। कई एक बच्चा कह रहे सर डिसलाइक क्यों बोलते हो, डिसलाइक तो ही नहीं है, डिसलाइक दिखता ही नहीं है, डिसलाइक दिखता नहीं है पर डिसलाइक चलता है, ठीक है। मतलब क्रिएटर को दिखता है जो हाँ ये ऐसी ऐसी चीज़ है, या फिर निकल दिया करो आप लोग जो भी चीज़ें आप लोगों के मन में रहती है कि सर हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करना है, ओके। अच्छा एक बात फिर मेरे माइंड से निकल जाएगी, फिर आप लोग दुनिया भर के मेल करोगे, दुनिया भर के मेल आए कल। जैसे मैंने बोला था कल यहाँ पर किसके बारे में, बीपीएल के बारे में, ठीक है, बिलो पुअर्टी लाइन, या फिर यहाँ पर कोई इस तरह का कार्ड लेकर आ रहा था, तो कल उसको बेसिकली बंद कर दिया। 6 बजे तक मैंने बोला था जिसके 6 बजे तक आ गए हैं उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगे, पर लेकिन इसके बाद नहीं, क्योंकि जैसे हमने नोटिस किया यहाँ पर मतलब लगभग 91 से 92% के करीब यार वो पर्टिकुलर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले थे बीपीएल कार्ड, जो कि अभी रिसेंटली बनकर ताजे ताजे आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से सोचो आप लोग यहाँ पर कि फेक चीज़ें कितनी ज़्यादा हैं। और ये है फिर यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो दक्ष प्लेटफॉर्म है यहाँ पर काम आता है। इतनी सारी फेक चीज़ें हैं, सामने वाले को बोला कि ये इस तरीके से डिस्काउंट किसके लिए दिया जाता है, इसकी रिजर्वेशन डिस्काउंट ये रहते हैं किसके लिए, आप लोग खुद सोचो 1 मिनट के लिए। ये उस इंसान के लिए रहते हैं जो कि वो चीज़ वो इंसान जो है वो करने में कैपेबल नहीं है, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करा दे। पर ऐसे लोग अगर राशन ले रहे हैं जिनके घर में खूब अच्छी खासी खेती है और फिर वो उस राशन को लेकर अगर वो डाल रहे हैं जानवरों को, तो क्या ये सही चीज़ है? वो किसी का निवाला छीन रहे हैं। तुम्हारे लिए तो जानवरों का राशन हो गया पर किसी का निवाला है वो। तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी कि ये हरकतें मत करना। तो बहुत सारे लोगों ने ये हरकतें की जो कि रियलिटी में पसंद नहीं आई। तो ये कल शाम 6 बजे तक नोटिफिकेशन डालकर ये बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसका कोई मतलब बन नहीं रहा था यार। जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए चीज़ स्टार्ट करो वही पर्टिकुलर पर्पज ना हो। बॉडी बनाने के लिए चीज़ें स्टार्ट की, बॉडी बनेगी, पर लेकिन बॉडी बनी नहीं रही, तो क्या फ़ायदा है उसके लिए? क्यों? क्योंकि ऊपर से कोल्ड ड्रिंक और पता नहीं उल्टे सीधे क्या क्या खाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, तो उस चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करना। और इवन एक बच्चे ने तो बड़ी खतरनाक बात बोली जिसकी वजह से मुझे सोचने के लिए मजबूर होने लगा। एक बच्चा है कि उसने बोला सर मेरा रूममेट जो है वो बोला था कि सर के कोर्स में इनरोल करना है, घर से पैसे ले लिए हैं पूरे और कुछ पैसे देकर बीपीएल कार्ड बन गया, और ये जो पैसे मिले हैं इससे ना एक अच्छा सा मोबाइल लेकर आऊँगा। घर वालों ने ढंग के पैसे नहीं दिए थे मोबाइल लेने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर ये क्या चीज़ चल रही है? ये खुद एक बेसिकली बंदे ने लिखा है, कह रहा है कि सर आप समझ नहीं रहे कि पीछे क्या चल रहा है। सेम काम जब मैंने किताबें डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में बातें की थी, कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे लोगों के रिचार्ज करवाए थे, उस टाइम पर भी ये कंडीशन देखने को मिली थी। मतलब लूप होल लोग ढूंढ लेते हैं बड़ी जल्दी कि कैसे इसका मिसयूज़ करना है, वो सबसे पहले निकल कर आता है। उसके चक्कर में जिन लोगों तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए, किताबें भी जिन लोगों तक पहुंची थी उस टाइम पर, कई सारे मेरे पास से मिला है कि सर मेरे रूममेट ने या फिर मेरे जानने वाले ने वो किताबें मांगी आपसे और फिर उस किताब को ले जाके दुकान पे बेच दिया, पैसे ले लिए, क्योंकि उसके किसी मतलब की थी नहीं। समझ रहे हैं आप लोग कितना अंदर से हर्ट होता है। मैंने कहा जैसे तैसे जुगाड़ कर चीज़ों को पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद में ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कोशिश की थी और आगे भी करते रहेंगे, पर लेकिन वो सही इंसान तक पहुंचे यार, दिल से बस ये इच्छा रहती है, ठीक है। इसीलिए इसको बंद कर दिया। बाकी जो 3 जो क्राइटेरिया हैं वो कोर्स के नीचे आप लोग देखिएगा। जैसे मैंने बताया था, अगर कहीं ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं
तो उसके लिए है अब यहाँ पर मदर फादर अगर यहाँ पर एक तरीके शहादत में गए यहाँ पर फोर्सेस के अंदर में, तो उसके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है। और अगर डिसेबल है कोई हमारे पर्टिकुलर सोसाइटी में, तो उसके लिए अब आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। दूसरा, इंस्टॉलमेंट में आप लोग ले सकते हो, उसमें टेंशन क्या है, 3 इंस्टॉलमेंट में है यार पूरा कोर्स। अगर नहीं एक बार दे पा रहे हो तो इतनी तो आप लोग बेसिकली मैनेज कर ही सकते हो कि इंस्टॉलमेंट में आप लोग ले लो। इंस्टॉलमेंट में फायदा क्या है, आप लोग ये पता चल जाएगा टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर लग रहा है कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो अपनी इंस्टॉलमेंट वापस भी ले जाओ अपना आराम से। तो ये भी चीज़ें आराम से बोला है 7 दिन के अंदर अंदर आप लोग इंस्टॉलमेंट भी वापस आप लोगों को मिल जाएगी, आराम से देख लो। 7 दिन के अंदर आप लोग एंजॉय करो क्लासेस को, अगर लग रहा है ऐसी कुछ चीज़ें। तो सारी चीज़ें फैसिलिटी दे रखी, इससे फालतू और क्या करो यार, बता दो तो सही, पर लेकिन ऐसी हरकतें तो मत करो जो अंदर से दुख दे। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार, हाथ जोड़ के, ठीक है दोस्तों। वैसे कई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर लेकिन उन टॉपिक के बारे में सोसाइटी में डिबेट और डिस्कशन होने लगे, हमारे देश के जो लीडर हैं उसके बारे में बात कर दें, तो वो टॉपिक जो है एग्जामिनर और आसानी से उठा लेता है उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। जैसे आप लोगों से पहले भी मैंने एक बार बात की, एक बार क्या कई बार ये टॉपिक आ चुका है पहले भी, जब भी फॉरेस्ट के बारे में बात करता हूँ कहीं ना कहीं मैं इसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को, मायावाकी फॉरेस्ट के बारे में। तो ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट क्या होते हैं, किस तरीके से इनको डेवलप किया जाता है, और अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में बात की गई, जो अपनी मन की बात होती है उसके अंदर में, और इसको यूज़ करके अच्छे फॉरेस्ट यानी कि अच्छे जंगल यानी कि अच्छे जो वन है हम अपने देश में डेवलप कर सकते हैं। आखिर क्या है पूरा मुद्दा, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। पर आप लोगों को यहाँ पर एक बात बतानी है, अगर आप लोगों का बर्थडे है और आप लोगों के पास में ऑप्शन है कुछ, मैं 2 ऑप्शन देता हूँ यहाँ पर, 2 क्या 3 ऑप्शन दूंगा, ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को चूज करना है। आप लोगों को अपने बर्थडे पर एक पेड़ लगाना है, ट्री, ठीक है। दूसरा, ब्लड डोनेट करना है। तीसरा, दोनों करने हैं, ए बी, चलो डी ऑप्शन भी देते हैं। तीसरा, कोई सा भी नहीं करना है, ठीक है तो आप लोगों को बताने की सही आंसर आपका क्या होगा। यानी कि अगर आप लोगों को मौका मिले अपने बर्थडे पर कुछ ऐसा कुछ करना है, या फिर अचीवमेंट पर सिलेक्शन हुआ है आप लोगों का, सिलेक्शन में से इनमें से कुछ काम करना है, तो कौन सा करना आप लोग पसंद करेंगे। देखता हूं कौन क्या आंसर देता है, ठीक है दोस्तों। ये जो आर्टिकल है जीएस पेपर 3 में जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उसके साथ में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब हम लोग फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को, जो हम लोग बात करते हैं 7th शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट आती हैं। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमारे जो फॉरेस्ट है आप लोगों को यहाँ पर ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में देखने को मिलेंगे, यानी कि समवर्ती सूची के अंदर में रखा गया है। रीजन क्या है, रीजन है कि जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है वो काम कर सके, तो यानी कि अच्छे से इनको डेवलप किया जा सके। हालांकि पहले स्टार्टिंग में अगर आप लोग चेक करोगे ये स्टेट लिस्ट के अंदर में हुआ करते थे, पर लेकिन कौन सा संविधान में संशोधन करके इनको बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है ये तो आप लोग ही बताएंगे। हालांकि मैं बता दूंगा लेक्चर के अंदर ही, थोड़ा सा वेट करिए, पर लेकिन तब तक आप लोग जो है बताइए कि कौन सा संविधान संशोधन करके इसको डाला गया। देखो फॉरेस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान के अंदर में, जब आप लोग इसको जाकर इसके बारे में चेक करोगे तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है पार्ट 3 में आप लोगों का फंडामेंटल राइट होता है। फंडामेंटल जो राइट होता है उसको आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक रखा गया है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में जो मौलिक अधिकार होते हैं उसमें एक अधिकार बड़ा धांसू है, उसको बेसिकली एक तरीके से ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपसे क्या बातें करता है, वो क्लीन एंड हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के बारे में बातें करता है। तो ये जो क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के बारे में बात की जाती है आर्टिकल 21 से, इसी से ही आप लोगों ने देखा होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल निकल कर आता है आप लोगों का, जिसको आप लोग एनजीटी बोलते हो। तो एक बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बना रखा है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, कि अगर कोई संविधान को तोड़ कर मोड़ कर उसमें से बातें निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकता है। इसलिए आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये सबसे ज्यादा डिस्कस किए गए आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बेसिकली हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग चीजें निकाल कर लेकर आएगी। जैसे रिसेंटली अभी राइट टू प्राइवेसी निकाल दिया आर्टिकल 21 से। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आर्टिकल 21 में है। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी जब मैंने पॉलिटी के अंदर आप लोगों को ये डिटेल में पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जाकर सर्च कर लेना आप लोग चैप्टर, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आर्टिकल 21 यहां पर आप लोग को राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी देता है, क्योंकि अच्छा इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो आप लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो यहां पर फॉरेस्ट के बारे में बात आती है तो आर्टिकल 21 भी आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, वो है आर्टिकल 48A।
48A यानी कि 48A। सर ये 48A जो है ये तो फंडामेंटल राइट से बाहर चला गया, बिल्कुल चला गया। तो फिर कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया पार्ट 4 के अंदर में। सर पार्ट 4 में तो फंडामेंटल राइट नहीं है। जी हां, बिल्कुल नहीं है। क्या है? यहां पर आ जाते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में बोलूं तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। सर ये किससे किस तक आते हैं? ये आते हैं 36 से लेके 51 तक आते हैं। तो 36 से लेके 51 के बीच में एक आर्टिकल है, वो कौन सा है? वो है 48A। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो स्टेट है, यानी कि जो हमारी सरकारें हैं, उसमें स्टेट उसने बोल दिया, उसमें सेंट्रल भी आ गया और बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई। ऐसा कैसे? ये आप लोग बेसिकली पता है पॉलिटी में डिफाइन किया गया कि स्टेट किस किस को बोलेंगे यहाँ पर, वरना बार बार सेंटर स्टेट लिखना पड़ेगा। वो अलग करके उन्होंने स्टेट बोल दिया, डायरेक्ट गवर्नमेंट बोल दिया। ठीक है, तो यहां पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि प्रोटेक्ट करेंगे और इंप्रूव करेंगे इन्वायरमेंट और सेफगार्ड करेंगे हमारे जो भी फॉरेस्ट होते हैं उनको, ये बेसिकली और वाइल्ड लाइफ कंट्री की। तो कहां पर बोला गया? 48 में बोला गया है। दोनों के दोनों आर्टिकल इतनी बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में जिसकी कुछ हद नहीं है। और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि आप लोगों के पास में अधिकार है। एक और बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताता हूँ जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा और यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये तो बेसिक चीजें बताई थी जो अभी आप लोगों ने यहाँ पर जानी कि पहला यहाँ पर आप लोगों को फंडामेंटल राइट में देखने को मिल गया, पार्ट 3 में आप लोगों का आ गया। दूसरा यहाँ पर DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आ गया, पार्ट 4 में आ गया। तीसरी आप लोगों के लिए क्या सोचा है यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने, जिसमें आप लोगों की भी थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा आर्टिकल 51A के जी में आप लोग जाओगे यहाँ पर। सर 51A जी ये क्या आ गया? ये आ गई आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटी। सर ये कहां पर रखी गई है? ये रखी गई है पार्ट 4 के ही, इसमें आप लोग आगे ऐड कर दीजिए A। यानी कि संविधान में संशोधन करके जो भी नई चीज ऐड की जाती है उसके सामने ABCD नए नए शब्द जुड़ जाते हैं। तो पार्ट 4 के A में आप लोगों को यहां पर ये चीज देखने को मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अभी इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आप लोगों का ये अधिकार भी है, सरकार की ड्यूटी भी है और आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपने जंगलों को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। और ये हर एक सिटीजन का बेसिकली यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकार की भी। यानी कि संविधान ने ये सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आसपास में जो जंगल है उनको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। पर लेकिन हमने फिर भी एक नहीं मानी, हमने फिर भी सारे बर्बाद करके रख दिए। तो इससे पहले ये स्टेट लिस्ट में आया करते थे कि चलो स्टेट ही देख लेगा यार, सेंटर को और भी बहुत बड़े बड़े काम है। तो संविधान निर्माताओं को लगा नहीं कि इतना बड़ा टॉपिक होगा, क्योंकि उस टाइम पर और बहुत मुद्दे थे जब संविधान बनाया जा रहा। कहीं गरीबी थी भाई साहब, कहीं भुखमरी आप लोगों को देखने को मिल रही थी, ऊपर से पड़ोसी देश पाकिस्तान आके बैठ गया, उसके साथ में जद्दोजहद चल रही थी देश के अंदर में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। तो जंगल वंगल का जो काम है यार स्टेट गवर्नमेंट को दे दो और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना दूसरे काम देख लेगी। ठीक है, जैसे कि डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीजें जो हैं, जो खासकर इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दो, वो इन पर काम कर लेगी। बाकी का स्टेट गवर्नमेंट को दे दो, वो उसको देखते रहेंगे। और ऐसा ही किया गया। पर लेकिन वही है कि कई बार कई सारी चीजें उस टाइम पर समझ में नहीं आती हैं जब वो चीजें हो रही होती हैं। जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है तब पता लगता है कि यार गड़बड़ कर दी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज को इतनी सीरियसली लिया नहीं था, पर आगे चलकर लगा कि यार अब इसको देखना पड़ेगा। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था ये 1976 में। हालांकि टाइम इसका गलत था काफी अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि यहां पर 1975 से लेके 77 तक हमारे देश में क्या था? ये था इमरजेंसी, जिसको आप लोग आपातकाल बोलते हैं। तो आपातकाल की कंडीशन थी यहां पर, तो उसकी वजह से आप लोग चीजों को देखोगे तो चलो ठीक है यार आपातकाल था, पर लेकिन जो चीज डाली गई यहां पर वो सोचने वाली थी, उसकी जरूरत थी यहां पर। तो यहां पर फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ बर्ड्स ये ट्रांसफर कर दिया गया यहां पर स्टेट लिस्ट में से निकालकर, ये बोल दिया कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि राज्य की सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया कि दोनों मिलकर काम कर लेना, भाई भाई बांट कर काम कर लेना, आप इस तरीके से बोल दें यहां पर। तो ये संविधान के अंदर में भी आप लोगों को बहुत सारे प्रोविजन देखने को मिलते हैं जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड बातें करते हैं। इतना यहां पर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट हो तो इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है यहां पर इसके बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं यहां पर मायावाकी मेथड। मायावाकी मेथड आखिर है क्या? इसको आप लोग जो लिखा हुआ है इसको छोड़कर आप लोगों को मैं पिक्चर दिखाता हूं, उससे आप लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे कि यहां पर ये पिक्चर है, तो यहां पर ये पिक्चर बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं इस पूरे मेथड को एक्सप्लेन करेगी। और ये पूरा का पूरा मेथड जो है, जिसको आप लोग यहां पर मायावाकी मेथड बोलते हैं, ये जापान से उठाया गया है। जापान बहुत सारी चीजों में आगे है,
रीज़न क्या है, जिस इंसान के ऊपर प्रॉब्लम आती है वो इंसान आगे निकल ही जाता है। मतलब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा घर में, खासकर वो बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, मतलब दुनिया में वो बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, वो उस बच्चे से ज़्यादा मैच्योर देखने को मिलेगा जिसके पेरेंट्स हैं, हर एक तरीके से। ये चीज़ आप लोग फील कर लेना। रीज़न क्या है, उसने स्टार्टिंग से ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दी है और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बार वो गिरा है, उठा है और एक तरीके से उसको ज़िंदगी में मैच्योरिटी देखने को मिली है। या फिर आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूँ, वो इंसान ज़्यादा मैच्योर आप लोगों को मिलेगा जो हॉस्टल वगैरह में रहा है, क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें, एक तो बच्चा है कि अभी घर से निकल कर आया है, एक बच्चा है कि स्टार्टिंग से हॉस्टल में रह रहा है। जब दोनों को कंपेयर करोगे तो आप लोगों को डिफरेंस नजर आ जाएगा साफ साफ। तो रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि फिर वही कि जो घर पे रहता है उसको माँ बाप प्रोटेक्ट करके रखते हैं, पर लेकिन जो बाहर रहता है उसको जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है खुद से मैनेज करनी पड़ती है, तो वो इतना मैच्योर कहीं ना कहीं हो जाता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी जो मैं आप लोगों से बात करूंगा, ये जो एक मेथड दिया गया कि हाँ फॉरेस्ट को आप लोग थोड़ा जल्दी भी उगा सकते हो, तो ये जापान के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था अकीरा मायावाकी। तो यहाँ पर जापान के अंदर बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, कई सारे आप लोगों को वहाँ पर साइक्लोन वगैरह देखने को मिलते हैं, तो सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती है, तो फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है उनको, तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। तो ये जो मेथड है इसमें ये माना जाता है कि फॉरेस्ट को बेसिकली आप लोग यहाँ पर 10 से 30 गुना फास्टर, आप लोग एक 10 गुना फास्टर और 30 गुना डेंसर आप लोग बना सकते हो। यानी कि जो फॉरेस्ट है उनको, जो आज की डेट में जो फॉरेस्ट आप लोग उगा रहे हो, मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से कोई जंगल जो है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया में आप लोग उसको जो तैयार करोगे 90 साल में, ठीक है, तो 10 गुना फास्ट हो जाएगा। 10 से डिवाइड कर दो, आप लोग बोलोगे 9 साल में तैयार कर देंगे उसको। ठीक है, तो इतना जल्दी फॉरेस्ट यहाँ पर तैयार किया जाता है, और जो पेड़ होंगे वो भी इतने घने होंगे कि लगभग 30 गुना डेंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है कि 100 टाइम मोर बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को, यानी कि जैविक विविधता वहां पर देखने को मिलेगी। क्या है ये मेथड? अब तो क्यूरियोसिटी आ रही होगी, सर बता दो कि क्या है, बहुत ही धांसू सा लग रहा है। तो जी हाँ, बहुत ही धांसू है ये, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, स्टार्टिंग में जो, जैसे नहीं आप लोगों ने गांव में देखा होगा, जैसे खेतों में जब धान लगाते हैं तो पहले एक छोटा सा एक एरिया तैयार कर लेते हैं, उसमें छोटे छोटे पौधे तैयार कर लेते हैं, फिर उनको उखाड़ उखाड़ कर लगाते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, इसकी समझ में नहीं आ रहा है, कि जैसे चने भिगोते हैं, स्प्राउटेड ग्रैम्स बोलते हैं इनको, चने भिगो दिया आप लोगों ने, भिगोने के बाद में सुबह को खाते हैं, खाली पेट बड़े सही होते हैं। चने और सोयाबीन खा लिया करो भाई साहब, मस्त जिंदगी जियोगे। ठीक है, उन्हीं का जानवरों वाली ताकत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जर्मिनेट किया जाता है सीड को, नर्सरी बोलते हैं, जिसमें बेसिकली रखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चों को नहीं देखते नर्सरी में पढ़ाते हैं, पहले नर्सरी हो गया, उसके बाद में LKG UKG, फिर जाकर फर्स्ट में आता है। तो जो नर्सरी होती है उसमें तैयार किया था कि अच्छा ये काम करना है, तो यहाँ पर जर्मिनेट किया था नर्सरी में, और यहाँ पर इसको बेसिकली छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए, और फिर यहाँ पर जो वो बेसिकली थोड़े से स्प्राउटेड हो जाते हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्प्राउटेड हो गए। फिर इनको अलग अलग तरीके से यहाँ पर कल्टीवेट किया था अंडर द नेट, इसके नीचे, इसके ऊपर एक नेट लगा दिया जाता है। सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक प्रॉपर प्रोसीजर में आप लोगों को यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं कुछ ऐसा, यहाँ पर नेट के अंदर में इनको रख दिया जाता है, और फिर इसके साथ में यहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है अंदर नेट, इसको टू कट आउट 40% ऑफ द सनलाइट, यानी कि ये इसको इस तरीके से नेट के अंदर में रखा जाता है ताकि इसके पास में ओनली 60% ही सनलाइट पहुंचे, 40% सनलाइट जो है वो यहाँ पर खत्म कर दी जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट में एडेप्ट करने के लिए इसको रखा जाता है। ठीक है, एक लगभग यहाँ पर 1 हफ्ते से लेके 1 मंथ के बीच में ये छोटे छोटे जो पेड़ रख दिए यहाँ पर, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में रख दिए। ठीक है, फिर बोला जाता है कि इनको छोड़ दो। एक तरीके से अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये चीज आप लोगों ने खुद भी फील की होगी, ये पेरेंट्स के लिए है खासकर। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि हर बात पर उनको, यार ये ऐसा कर ले, वो ऐसा कर ले, उनको ये मत बोलो कि ऐसा कर ले वैसा कर ले, उनको चीजें बोल के छोड़ दो कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, अब तुम देख लो तुमको क्या करना है। उनको खुद का भी दिमाग, खुद का माइंड, खुद की बुद्धि लगाने दो, उससे क्या होगा, वो सही और गलत को चीजों को समझेंगे और फिर इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसे यहां पर बोला गया कि नो मैनेजमेंट इज बेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जैसा प्लांट जो वगैरह है उनको आप लोग यहां पर 1 से लेके 2 साल तक का एक तरीके से एक इंसान स्टार्टिंग में मेंटेन करे, तो फिर यहां पर उसको छोड़ दो ताकि वो अपने आप बढ़ने लगे। ठीक है, और फिर इसके बाद में चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि पेड़ जो है जिस प्रवृत्ति से बढ़ रहा था उससे 10 गुना प्रवृत्ति से बढ़ेगा, पेड़ों की संख्या जो है 30 गुना फास्टर होगी, और बायोडाइवर्सिटी भी 100 गुना देखने को मिलेगी। तो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो किया गया। स्टार्टिंग में उसको निकाला, पहले नेट के नीचे डाला, फिर उसको आराम से रखा, फिर सनलाइट कम रखी, फिर उसको एनवायरनमेंट में छोड़ दिया थोड़े दिनों के लिए, और फिर उसको प्रॉपर वहां पर ला दिया जहां पर उसको बेसिकली लगाना है, और फिर देखो शानदार परफॉर्मेंस निकल कर आती है। ये पर्टिकुलर एक इंसान कोई कौन कर सकता है,
कोई टीचर कर सकता है जो कि उस प्रोसीजर को समझता था, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन उसने ढूंढा होगा कि हाँ यार ऐसा कुछ हो सकता है कि अच्छा इतने दिन तक यहाँ पर रखेंगे, नॉर्मल खेत में डालेंगे, उससे कंपेयर में यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा, अगर उसको सनलाइट कम दी जाएगी तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो प्रोफेसर जिनका नाम अकीरा, सकीरा नहीं अकीरा, अकीरा जो मायावाकी, मायावती नहीं मायावाकी, ठीक है, तो अकीरा मायावाकी, तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। इनके द्वारा ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया और इस टेक्निक से आज की डेट में काफ़ी लार्ज स्केल पर दुनिया भर में ये चीज़ें इंप्लीमेंट की जा रही हैं और बहुत सारे फायदे भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसी प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करने की बात की गई है हमारे देश में भी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, ताकि जो फॉरेस्ट वगैरह है उसको अच्छे लेवल पर हम लोग लेकर आगे बढ़ सकें। और रीज़न क्या है यहाँ पर, रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि फिलहाल के टाइम पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं फॉरेस्ट के बारे में। 2070 तक का हमको अपने देश को ही क्या बनाना है, आप लोगों को पता है कि कार्बन न्यूट्रल फ्री बनाना है, आप लोगों को पता है उसके बारे में। हमारे ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है कसम ले चुके हैं, 5 कस्में लेकर आए थे, 5 में से एक तो मैंने बता दी, 4 कस्में आप लोग बता दो, ठीक है, कौन कौन सी थी तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। अभी फायदे क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो फास्ट प्रोसीजर हो जाता है, आप लोगों को भी पता है कि चीज़ें जल्दी जल्दी होती हैं, तो एक तरीके से इंसान जो है उसमें इंटरेस्ट बनाए रखता है। आप लोगों ने देखा होगा बैंकिंग के पेपर बड़ी जल्दी जल्दी होते हैं, तो इंसान को लगता है वाह यार 6 महीने में ओके निपट गया सारा काम। यूपीएससी में टाइम लेता है तो एक तरीके से बोरिंग लगती है, ठीक है, इसलिए आज की डेट में चाल चलन बढ़ते जा रहे हैं, लोग जो है शॉर्ट्स पर टिक जाते हैं जाकर, ठीक है, उनको थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो तो ये लगने लगता है कि यार क्या बड़ी वीडियो बना दी यार, इस तरीके से फीलिंग आने लगती है, ठीक है। तो वो क्या है, उनका एक तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ही, अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे, मतलब टिकने का जो लेवल है वो बहुत कम होता जा रहा है, और यूपीएससी के बच्चे के लिए बड़ी खतरनाक चीज़ है, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट अगर बात करें इसके पीछे अगर देखोगे ढंग से, तो आप लोग का टाइम स्पेंड कम होता जा रहा है एक जगह टिकने का। एक पसंद नहीं, 1 सेकंड में स्क्रॉल कर दी, 3-4 सेकंड से भी नीचे आप लोग एक तरीके से फास्ट होते जा रहे हो, तो ये गलत है। एक इंसान के अंदर का जो स्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, जो डिसिप्लिन है वो भी यहाँ पर भंग होता हुआ नजर आता है। तो इनको एंटरटेनमेंट के लिए 2-4 मिनट के लिए देख लिया, समझ में आता है, इससे फालतू अगर कोई इसके अंदर में घुसा हुआ है पूरे दिन स्क्रॉल करता जा रहा है, तो अपनी आंखें, टाइम और अपनी बुद्धि सारी भ्रष्ट कर रहा है वो इंसान। तो फास्टर प्रोसीजर है यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट बनाने का, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर 10 गुना जल्दी बढ़ेंगे, 30 गुना डेंसर यानी कि घने जंगल होंगे, और बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता भी काफी शानदार देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फास्टर रीजनरेशन, मायावाकी फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर कैन रीजनरेट लैंड इन फार लेस टाइम, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। जो 70 साल में जो यहाँ पर होता है उसको फटाफट ये कवर कर देंगे, आप लोग ये बोल सकते हो। कन्वेंशनल मेथड उसको, मतलब एक तरीके से जो कन्वेंशनल मेथड उसको 200 से 300 साल लेगा, ये लगभग 60 से 70 साल में फॉरेस्ट खत्म कर देंगे, मतलब इंप्लीमेंट करके उनको बढ़ा देंगे, ऐसा बोल सकते हो। अगर हम ये लोग इस काम को करने पे लग जाएं तो आने वाली जनरेशन जो है बहुत ही अच्छी जिंदगी जी सकती है। ये फॉरेस्ट ये यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि हम लोग जो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं वो किसकी वजह से एंजॉय कर रहे हैं, अपने पूर्वजों की वजह से एंजॉय कर रहे हैं। अगर सोचो वो हमारी तरह सोचने लगते हैं कि हाँ भाई साहब हमको क्या सोचना है आने वाली जनरेशन के लिए, आज बस अपनी जिंदगी ठीक कर लें, बाकी दुनिया सब भाड़ में जाए, तो सोचो क्या हम लोग भाड़ में नहीं चले जाते, हमारी कितनी बुरी कंडीशन होती है यहाँ पर। तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। सेल्फ सस्टेनेबल की बात की जाती है, तो यहाँ पर आप लोग को जो सैपलिंग्स है उसके बारे में बात की जाती है, प्लांटेड की जाती है यूजिंग दिस मेथड। अगर बात करें सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से, मतलब क्या होता है, सेल्फ सस्टेनेबल का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो चीजें आज की डेट में आप लोग कर रहे हो, ठीक है, वो इस तरीके से करो ताकि आप लोग भी उनको एंजॉय कर सको और आने वाली जनरेशन भी उनको एंजॉय कर सके। तो ये सेल्फ सस्टेनेबल वाली बात होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेल्फ सस्टेनेबल इन जस्ट ए ईयर, और मेंटेनेंस जो यहाँ पर फ्री आफ्टर 3 ईयर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि आप लोग अपना काम करके निकल जाओगे जल्दी ही। इन्वायरमेंटल बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मिनी फॉरेस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं यहाँ पर इसकी हेल्प से, ठीक है। टेम्परेचर अर्बन एरिया में कम किया जा रहा है, सोचो थोड़े से एरिया में भी आप लोग अपना एक फॉरेस्ट छोटा सा अपना ही, अपने गार्डन वगैरह होते हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा अपना तैयार किया जा सकता है। हीट रिड्यूस हो रही है, ठीक है, नॉइस वगैरह, पोल्यूशन वगैरह, ये सारी चीजें रिड्यूस होती नजर आएंगी, कार्बन रिड्यूस होगा, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात है यार। तो ये सारी चीजें सोचो आज की डेट में। अब एक बात बताना, ये अब से पहले मायावाकी फॉरेस्ट किसने पढ़ा था यहाँ पर, खासकर जो नया बच्चा है, पहले तो ये बताओ नया बच्चा कौन कौन है, क्योंकि एक इंसान वो होता है जो कि स्कूल में इसको पढ़ कर आ रखा है, एक इंसान वो होता है जो कि आगे चलकर प्रिपरेशन पढ़ रहा है तो उसको पढ़ना पड़ रहा है। मैंने ये चीजें जो हैं जब प्रिपरेशन करी मैंने तब पढ़ी यहाँ पर, यार कुछ ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। सोचो अगर स्कूल में यहाँ पर इनके बारे में पढ़ा होता तो कितनी सारी चीजें माइंड में आप लोगों को देखने को मिलती, पर लेकिन अब पढ़ी है तो अब पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा चलो यार हमने नहीं पढ़ी तो मैंने कहा बच्चों को पता होनी चाहिए सब चीजों के बारे में। तो ये जरूरी चीजें हैं जिसका फायदा जो है वो सबको मिलना चाहिए, और खासकर बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आगे भविष्य हैं और वो इनको देखेंगे ढंग से तो इंप्लीमेंट करेंगे अच्छे से, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2022 में खुद देख लीजिए आप लोग, यहां पर पूछा गया, किससे ये पूछा गया, मायावाकी मेथड क्या है।
सुनने में लगता है जो डिफरेंस है यूपीएससी तुरंत उसको कैच करती है। तो बोल दिया क्या है, बता दो क्या है आंसर। ये आप लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग खुद देखिए। कमर्शियल फार्मिंग दे रखा है, डेवलपमेंट गार्डन दे रखा है, ठीक है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बेसिकली चीज़ों के लिए, हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी की बात की जा रही है, क्रिएटिंग ए मिनी फॉरेस्ट इन द अर्बन एरिया, यानी कि जहां पर आप लोग फॉरेस्ट नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं। लोग गांव में जाना क्यों एंजॉय करते हैं, वाह यार ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, वो सब चीज़ें आप लोग सुनते हैं ना, पर लेकिन इन रियलिटी जब आप लोग देखोगे, अगर शहर में ही हमने छोटे छोटे फॉरेस्ट बना दिए, जैसे छोटे छोटे पार्क होते हैं उनमें फॉरेस्ट क्रिएट कर दिए, तो कितने शानदार तरीके से हम लोग सिटी को भी अच्छे से लेकर चल सकते हैं। तो खुद क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर 2022 में इस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर, तो सारी चीजें मैंने एक एक कर आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन की है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जब आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो ना किसी चीज को एक बार करने के बाद में ढंग से, ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर है। मायावाकी मेथड जो है वेल नोन किसके लिए, तो यहाँ पर क्रिएटिंग ए मिनी फॉरेस्ट, ठीक है, ये इसी का ऐसी क्रिएट हो गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा फॉरेस्ट के बारे में। वैसे आप लोगों को एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी दूंगा मैं, ठीक है। आंसर राइटिंग कहाँ करनी है तो आप लोगों को पता ही है, 2 जगह कर सकते हैं, एक तो टेलीग्राम पर और दूसरा फेसबुक पर, ठीक है। काम क्या करना है, काम सीधा सीधा आप लोगों को ये करना है, जैसे आपने अपना आंसर पोस्ट करना है, सामने वाले ने अपने आंसर पोस्ट कर रखे हैं, तो एक दूसरे के आंसर आप लोगों को रिव्यू करने हैं। इससे क्या होगा, आप अपनी चीजें भी जो है अच्छे से लिख पाएंगे और सामने वाले ने जो चीजें लिख रखी हैं उसको भी आप लोग रिव्यू कर पाएंगे। तो ये काम आप लोग करिए, 2 से या 3 आंसर आप लोग जरूर रिव्यू करिए, इससे सारी चीजें आप लोग की समझ में आने लगेगी। और ये काम करना कहां पर है, ये अपना मेन ग्रुप है स्टडी लवर वीर के नाम से, जहां पर आप लोगों को बेसिकली सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसमें जाएंगे तो आंसर राइटिंग है वीर तालियान के नाम से, यहाँ पर इसमें आप लोग जाएंगे तो 77,000 के करीब मेंबर जुड़े हैं जो अपना आंसर पोस्ट करते हैं। आप लोग जाएंगे, अपने आंसर आप लोग मैच कर सकते हैं उनके साथ में। और कई सारे बच्चे इतने रेगुलर आंसर लिखते हैं ना भाई साहब, ये भी एक कला है, आप लोगों को बता दूं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगती है चीजें, पर लेकिन इन रियलिटी में जब तक आप लोग इस चीज को अडेप्ट नहीं करोगे तब तक फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचोगे, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आंसर राइटिंग जरूर करनी है और बेहद जरूर करनी है, ठीक है। तो ये आप लोग ढंग से लेकर चलना। तो ये था पूरा आर्टिकल, बताना कैसा लगा। सारी बेसिक चीजें जो आप लोगों को बताई इसके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, अपना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, जैसा मैंने बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बेसिकली टॉपिक देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग था, कोई भी डाउट आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक छोटी सी बात, पता नहीं क्या कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा है कि सर जो लाइव वीडियो होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है क्या। देखिए जो भी वीडियो लाइव होती है ना, उसको प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है और प्रोसेसिंग होने के बाद में फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। कई बार थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, तो थोड़ा वेट कर लिया करो। जैसे आज लाइव आई है तो कल आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। प्रोसेसिंग में कई बार टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं कि प्रोसेसिंग, ऐसा नहीं कि वीडियो अवेलेबल नहीं रहेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो सारी अवेलेबल रहेंगी यार। ऐसा नहीं है कि वो वीडियो कहीं चले जाएंगी, जब तक आप लोगों का कोर्स रहेगा जब तक वो अवेलेबल रहने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। और बाकी अगर आप लोगों को कहीं भी लगता है कि कोई दिक्कत आप लोगों को है तो studyloverveer@gmail.com पर आप लोगों को मुझे लिखना है कि कोई टीचर आप लोगों को ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, या फिर आप लोग यहाँ पर हेल्प चैट पर अपनी जो क्वेरी भेज रहे हैं तो वहाँ पर कोई आप लोगों को ढंग से आप लोगों को एक तरीके से रिप्लाई नहीं कर रहा है, या कोई आप लोग कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, जो भी बात है वो studyloverveer@gmail.com पर आप लोग मुझे भेजना, क्योंकि मुझ तक वो चीज़ें पहुँचेंगी तभी जो है चीज़ों का सोल्यूशन आप लोगों का निकलेगा। बाकी मैक्सिमम चीज़ें क्वेरी आप लोग यहीं पर ही सोल्व होंगी, यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट करना है। व्हाट्सएप है, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल या फिर मैसेज डालकर अपनी बातें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ बातें, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। और बाकी गाइडेंस वाला सेक्शन जो है उसमें जाकर आप लोग सारी की सारी गाइडेंस की वीडियो देख सकते हैं, जो कई सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, ओके। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक प्रीमियम टाइप का आर्टिकल आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा डिटेल से मैं कवर करने वाला हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में कुछ और अच्छी क्लैरिटी आए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बड़ा ही फेवरेट है यूपीएससी का, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो कि बोलता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आर्टिकल कैसे होते हैं। तो ऐसे होते हैं जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जीएस पेपर 3 के अंदर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एप्पल के अंदर में जो माइक्रो एलईडी है उसके बेसिकली बारे में बात की जा रही है। जिंदगी में अगर आप लोगों को दुनिया से आगे रहना है तो दुनिया जिस चीज़ के बारे में सोच रही है उससे आगे आप लोगों को फ्यूचर में काम करना पड़ेगा। एप्पल जो मार्केट में इनोवेशन लेकर आता है, सारी कंपनियां जो है कहीं ना कहीं उसको फॉलो करती हुई नजर आती है। अभी कंपनियां सोच भी नहीं रही है कि एप्पल क्या करने वाला है डिस्प्ले के साथ में आने वाले टाइम में, और लोग जो हैं बेसिकली आर्टिकल तक छाप रहे हैं इसके ऊपर। यानी कि एक तो होता है मार्केट में कोई नई चीज़ आ गई, अच्छा फ़ोन वाली कंपनी ने उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे आराम आराम से, पर लेकिन एप्पल ये यूज़ कर रहा है, इसकी वजह से ये चीज़ मार्केट में आई है और तब लोगों को पता चल रहा है कि हाँ ऐसा कुछ होने जा रहा है।
तो बात करेंगे माइक्रो एलईडी के बारे में। ओएलईडी, एलसीडी, इनके बारे में आप लोगों ने सुना है। अभी यहां पर हम लोग फोकस करने वाले हैं माइक्रो एलईडी के बारे में। तो ये नेक्स्ट बिग ट्रांजिशन आप लोग बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में। टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या, बेसिकली मैं डिस्प्ले के फील्ड में आप लोगों को यहां पर बोलूंगा माइक्रो एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। और बहुत ही माइक्रो यानी कि बहुत ही छोटे छोटे से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक बाल में से भी आप लोगों के कई सारे ये इस तरीके के जो हैं आप लोगों को यहाँ पर ये डायोड निकलते हुए नजर आएंगे, इतने छोटे हैं यहाँ पर ये। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसकी अगर बात करूं वर्थ के बारे में तो आप लोगों को लगभग 3 ट्रिलियन के करीब इसकी वर्थ देखने को मिलेगी। यानी कि जितनी लगभग हमारी कंट्री की जीडीपी है, थोड़ी सी ज़्यादा है, उससे थोड़ी सी कम आप लोगों को एप्पल अकेली कंपनी नजर आएगी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल का मार्केट में स्टेटस क्या है, कितना लार्ज स्केल पर ये जो है रिवेन्यू जनरेट करती है ये पर्टिकुलर कंपनी। और इसके बेस पर यहाँ पर आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आप लोग को चीज़ें डिफरेंस करके बता देता हूँ कि माइक्रो एलईडी, ओएलईडी और इसी के साथ में एलसीडी क्या है। एलसीडी के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी कि एक लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले जो कि नॉर्मली आप लोगों ने सुना है एलसीडी लगा लो घर में, वो उसी के बारे में बात करते हैं। ये ओएलईडी जो होती हैं इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एलईडी, यानी कि एक तरीके से ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो इनकी लो कॉस्ट देखने को मिलती है, ठीक है, और यहाँ पर इनकी भी काफ़ी लो कॉस्ट है। पर लेकिन जो माइक्रो एलईडी है ये थोड़ी सी हाई कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पर नजर आने वाली है। कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि सेल्फ एमिशन देखने को मिलेगा, हाई कॉन्ट्रास्ट, वाइड व्यू एंगल, वाइड कलर, जो एक तरीके से जो गैमेट बेसिकली जो एक लुक है, परफेक्ट ब्लैक और फोल्डेबिलिटी वाली चीज़ें जो है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर इसके बारे में बात करेंगे तो इसके डिस्प्ले की जो क्वालिटी है इसके कंपेयर में बहुत ही ह्यूज होने वाली है। फास्टर रिफ्रेश रेट रहेगा, हाई ब्राइट रहेगा, यानी कि नेक्स्ट लेवल का आप लोगों को मजा आने वाला है जैसे ही माइक्रो एलईडी जो है वो मार्केट में एप्पल लेके आने वाला है। पर सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को बेचनी है मार्केट में, जैसे कि अगर मार्केट में आप लोग चाहते हैं आज के डेट में ऐसी गाड़ी बेचना जो कि बैटरी से चलती है, तो सबसे पहला उसका एक तरीके से क्या होना चाहिए, एक तो उसकी बैटरी की ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए यानी कि लंबे समय तक चले, दूसरा वो सस्ती हो यानी कि चीप हो, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जल्दी चार्ज हो जाए तभी लोग जो हैं उसको लेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो माइक्रो एलईडी जो है ये सेल्फ इम्यूलेटिंग डायोड जो है यहाँ पर ये ब्राइटर और बेटर कलर तो देंगे, पर लेकिन ये महंगे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड के कंपेयर में इनकी जो एक तरीके से ज़्यादा है, एक तरीके से कॉस्ट आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है, ये आप लोग बोल सकते हैं। ये आप लोगों को चमक एक का तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यूज़ किया जाएगा इनके अंदर में ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि गैलियम, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, गैलियम नाइट्रेट जो है वो इसके अंदर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। नॉर्मली अगर यहाँ पर इसको देखेंगे तो इसकी वजह से जो इसकी कॉस्ट भी आप लोगों को थोड़ी सी अच्छे लेवल की यहाँ पर नजर आएगी। इसी के साथ में अगर बात करूँ लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में, तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हाई क्वालिटी डिस्प्ले तो आप लोगों को देगा ही देगा। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है, जो देखने का तरीका है, मतलब एक तरीके से जो बेजल्स रेशियो है, साइज जो है, उसके बारे में अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट लेवल का आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, जितने दूसरे मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। यानी कि रिफ्रेश करना तो फटाफट आप लोगों को रिफ्रेश होता हुआ नजर आएगा। ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि अगर इनको कंपेयर करने आप लोग बैठ जाएंगे थोड़ा सा डिटेल में, तसल्ली में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नोलॉजी जो यूज की जाएगी माइक्रो एलईडी, यहाँ पर एक तरीके से लाइट एमिटिंग डायोड, यहाँ पर ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड और यहाँ पर लिक्विफाइड क्रिस्टल। जो पिक्सल है यहाँ पर ये सेल्फ एमिसिव डिस्प्ले है। सेल्फ एमिसिव डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बैक्ड लाइट डिस्प्ले है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें एलईडी जो है इसके अंदर में नॉन ऑर्गेनिक जो मटेरियल यूज किया जा रहा है, एक ये भी बड़ी बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है इनके कंपेयर में। यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल था, यहाँ पर भी नॉन ऑर्गेनिक था, पर लेकिन यहाँ पर डिफरेंट था और यहाँ पर डिफरेंट है। वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट रहेगा, यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पे भी हाई था, पर यहाँ पर वेरी हाई देखने को मिलेगा। ब्राइटनेस बहुत हाई रहेगी, यहाँ पर लो थी, यहाँ पर हाई थी। वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन रहेगा, लंबे समय तक चलने वाला, ये शॉर्ट था, ये लॉन्ग था। रेस्पॉन्स बहुत फास्ट रहने वाला है, इसका फास्ट था, इसका स्लो था। यानी कि जो भी इन दोनों के अंदर में कमियां और खामियां देखने को मिल रही थी, वो सारी कमियां और खामियां ये पूरी करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब ये है कि नेक्स्ट लेवल की चीज आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। जो भी यहाँ पर डिवाइस यूज कर रहे हैं उनको बहुत ही मजा यहाँ पर आने वाला है। पर लेकिन जैसा मैंने बताया, अगर कोई भी यहाँ पर इसको बनाने बैठेगा तो इतना छोटा होता है, उनको असेंबल करना और सही तरीके से उनको लेकर चलना वो आसान नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी।
दूसरा, जब मैन्युफैक्चरिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है तो जो भी चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसी की वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ बोली जा रही है वो है पावर कंजप्शन। ये तीन इतने खतरनाक चीज़ हैं कि यहाँ पर एप्पल का कोई प्रोडक्ट अगर आएगा तो उसकी वैल्यू जो है वैसे इतनी महंगी रहती है, तो और आसमान छूती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि लोग जो है क्या इसको ले पाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी किसी को नहीं पता, वो तो एप्पल की सरदर्दी होगी, पर लेकिन कॉस्ट तो जनता के पास में जाएगी, पावर कंजप्शन तो जनता के पास में जाएगा। ये तो दोनों डायरेक्ट जनता के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, यानी कि जनता जनार्दन की पॉकेट और जनता जनार्दन की बिजली का बिल वो यहां पर बढ़ने वाला है। तो इसकी वजह से क्या ये सरवाइव कर पाएगा? यानी कि यहां पर एक तरीके से बोले कि खाना तो बढ़िया मिल जा रहा है भाई साहब, पर बहुत ही ज्यादा है, वो एक तरीके से महंगा है, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से ना उसको पचाने के लिए आप लोगों को रनिंग भी करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, जब जाकर आप लोग उसको पचा पाओगे। तो क्या आप लोग उस खाने को खाना पसंद करोगे? तो ये बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। वैसे अगर बोला जाए तो अगर आप लोगों को एप्पल को यहाँ पर बोलने लगे कि जो ये पर्टिकुलर फोन है ये दूसरे फोन के कंपेयर में जो एप्पल के फोन आ रहे हैं उससे 20-20 हज़ार रुपये महंगा है, ठीक है, तो क्या आप लोग इस फोन को लेना प्रेफर करोगे? यस या फिर नो? आप लोग ही क्या राय है इसके बारे में जरूर बताइएगा। मैंने क्यों कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2017 में जब यहां पर ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड मार्केट में आए तो इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। जब 2021 में यहां पर ये एलईडी लैंप के बारे में बात की गई तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अब यहां पर बात कर रहे हैं यहां पर माइक्रो एलईडी के बारे में, तो उसके ऊपर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने बोला कि यहां पर ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन आंसर राइटिंग के लिए भी अगर बात करें आप लोगों से तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एलईडी से आंसर राइटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था जब नोबेल प्राइज दिए गए 2014 में फिजिक्स के फील्ड में। तो यहां पर इस तरीके से आंसर राइटिंग भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो यूज किए जाते हैं क्रिएटिंग द डिजिटल डिस्प्ले इन मैनी डिवाइसेज, और इसी के साथ में एडवांटेज जो है ओएलईडी डिस्प्ले की वो ओवर द लिक्विफाइड जो क्रिस्टल डिस्प्ले उसके ऊपर क्या एडवांटेज देखने को मिलती है, ये बात की जा रही है। पहला बोला कि ओएलईडी जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था, ओएलईडी डिस्प्ले जो है वो कैन भी एक तरीके से बोला गया फैब्रिकेटेड ऑन द फ्लेक्सिबल प्लास्टिक एक सबस्ट्रैट जो रहता है उसके ऊपर उसको बनाया जा सकता है। इसी के साथ में रोल अप डिस्प्ले जो है वो एम्बेडेड है इन द क्लोथिंग जो कैन बी एक तरीके से मेड यूजिंग द ओएलईडी। इसी के साथ में यहाँ पर ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले है एज पॉसिबल यूजिंग द ओएलईडी, अगर बात करें उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उससे ज्यादा इसको बेटर बताने की कोशिश की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 3, 2, 1, 2, 3 या फिर नन ऑफ द अबो? कौन सा आंसर सही है ये बताना है। एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। बात की जा रही है एलईडी लैंप के बारे में। तो सोडियम लैंप जो है वो प्रोड्यूस करते हैं लाइट 360 एलईडी, बट इट इज नॉट सो इट इज बात की जा रही है बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी, यानी कि जो सोडियम लैंप है उसमें 360 होता है, पर यहां पर एलईडी वाले में ऐसा नहीं होता है, ये बोला गया है। स्ट्रीट लैंप जो होता है सोडियम लैंप होता है वो लोंगर लाइफ स्पैन है एज कंपेयर टू एलईडी के कंपेयर में। स्ट्रक्चर जो है विजिबल है लाइट जो फ्रॉम द सोडियम लैंप, ये बोला है ऑलमोस्ट यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक है यहाँ पर, वाइल द एलईडी जो है यहाँ पर वो कलर एक तरीके से एडवांटेज आप लोगों को देखने को मिलेगा स्ट्रीट लाइट में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहला बोला गया 3, दूसरा बोला गया 2, तीसरा बोला गया 1, 3, डी 1, 2, 3। सही आंसर क्या है आप लोगों को ये बताना है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर माइक्रो एलईडी के बारे में बोला गया डिस्प्ले जो है वो बेस्ड होते हैं यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में, ये बात की जा रही है सेपियस, ठीक है, जो कि एक तरीके से साइन करते हैं अपने आप से ही, ठीक है। तो अपने आप से ही साइन करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। दूसरा बोला गया कि ये जो है यूज करें इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि गैलियम नाइट्रेट। तीसरा बोला गया जो टेक्नोलॉजी है वो इन्वॉल्व करती है टाइनी जो भी यहाँ पर लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं और पैक्ड रहती है एक साथ में और हाई क्वालिटी डिस्प्ले बनाती है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बोला गया ब्राइटर है बेटर कलर प्रोड्यूस करेगा और बेनिफिट है माइक्रो एलईडी का ओवर जो भी डिस्प्ले आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, यहाँ पर ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑल ऑफ द अबो, यानी कि 4 है ना इसमें। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो बताइए। तो वीडियो को पॉज कर आंसर दीजिए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। पहले क्वेश्चन का आंसर तो सी है, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो भी यहां पर बोली गई है ये सारी की सारी सही है, ठीक है। तो ये आंसर आप लोगों के सामने यहां पर सी हो गया, तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ और बातें भी आप लोगों के सामने कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होती हैं ओएलईडी की, अगर लिखने के लिए आ जाए ना, जैसे यहाँ पर लिखने के लिए आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है, तो लिखने के लिए आ जाए तो वो भी प्रोवाइड करा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2021 में पूछा गया
ये जो क्वेश्चन है इसमें ओनली सेकंड स्टेटमेंट गलत है, अपोजिट लिख दिया गया है। यानी कि सोडियम जो लैंप होते हैं यहाँ पर, सोडियम जो भी यहाँ पर लैंप है बेसिकली स्ट्रीट लैंप, बोला गया है कि हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू एलईडी, जबकि अपोजिट है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, बाकी दोनों की दोनों करेक्ट है और आंसर सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें तो सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है और बाकी ये आंसर राइटिंग हो गया। तो आप लोगों से अगर पूछा जाएगा तो कंपेयर करने के लिए जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड होगी जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को जिसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना चाहिए। यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी रखना। दोस्तों आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। वो इस पे आर्टिकल के ऊपर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट तरीके से बैठता है आखिर कैसे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। नॉर्मली अगर कोई मुर्गा पालने वाला एरिया आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर पोल्ट्री फार्म होता है, तो आप लोगों ने क्या चीज़ें नोटिस की है वहाँ पर? मुर्गे के आसपास में गए हो कभी? जैसे ही मतलब मैं अपने जैसे गाँव में जाता था पहले, वहाँ पर रास्ते में एक पोल्ट्री फार्म पड़ता था, तो एक दो बार रुक के देखा है वहाँ पर कि किस तरीका माहौल रहता है वहाँ पे। देखा होगा कि बच्चे छोटे छोटे से बच्चे छोड़े जाते हैं, फिर उनको खाना वाना डाला जाता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो माना यह जाता है कि जो भी यहाँ पर मुर्गे पालने वाला एरिया होता है उसमें उसको पालने में 70% जो खर्चा आता है यहाँ पर, वो आता है उसकी फीड का। यानी कि मुर्गों को जो सामने जो दाना वाना डालते हैं तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उसका खर्चा आता है। तो अभी एक ब्लैक सोल्जर फ्लाई है जो कि यहाँ पर ये मक्खी दिख रही है और आसपास में भी यहाँ पर ये मक्खी पड़ी हुई है। ये यहाँ पर इनको देने की बात की जा रही है मुर्गों को। इससे मुर्गा जो है वो न्यूट्रिशियस ऑल्टरनेटिव मिलेगा इसको, और वो चिकन भी और एग भी उसके फिर अच्छे होंगे। ऐसी स्टडी की जाती है जिसकी कुछ हद नहीं है। पहले तो मैं आर्टिकल देख रहा, मैंने कहा ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई, मैंने कहा ये मुर्गे को बोल रहे हैं क्या मैंने पिक्चर में देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे मुर्गे के बारे में बातें हो रही है। फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा अच्छा मुर्गे के बारे में नहीं, यहाँ पर इनके बारे में बातें हो रही है। ठीक है, और एक तरीके से अलग लेवल की चीज़ें हो गई। तो ये जो पर्टिकुलर ये जो मक्खी आप लोगों को दिख रही है, इसको मुर्गे का चारा बनाने की बात चल रही है और इसको बेचारी को पता भी नहीं होगा इसके साथ में क्या करने जा रहे हैं। तो हमारा देश जो है वो दुनिया में अगर बात करेंगे 5वां सबसे ज़्यादा चिकन और एग प्रोड्यूसर कंट्री है वर्ल्ड में। और हमारा देश आप लोगों को पता होगा, देश में कहीं भी चले जाओ आप लोग, ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि अंडे कहीं भी आप लोगों को मिल जाएंगे और चिकन कहीं भी आप लोगों को मिल जाएगा किसी भी एरिया में। तो एक तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं जो आज के दिन में इसके ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत सारे लोगों का ये एक तरीके से रोजी रोटी का साधन बन गया, उनका व्यापार बन गया ये। तो इकोनॉमिकली यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, जो लोग इसके साथ में कनेक्टेड है। तो जो लोग आज के डेट में जो किसान भी हैं वो क्या कर रहे हैं, मुर्गी पालन वगैरह बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक तरीके से इसको एग्रीकल्चर में काउंट करती है गवर्नमेंट, ये भी याद रखना। यानी कि अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ये एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आता है अगर आप लोग मुर्गी पालन वगैरह करना चाहते हैं। बस कंडीशन ये होती है कि जहां पर भी आप लोगों को मुर्गी पालन वगैरह करना है वो जो पर्टिकुलर हैबिटेबल एरिया है उससे थोड़ा डिस्टेंस पर होना चाहिए। यानी कि जैसे कि गांव वगैरह है या शहर वगैरह है उससे डिस्टेंस पर होना चाहिए। दूसरा, सड़क से भी उसकी थोड़ी डिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई यहाँ पर दिक्कत आती है, बहुत सारी मुर्गियों को मारा जाता है, कोई भी अगर बीमारी देखने को मिलती है, तो इसके चलते यहाँ पर ये सारी बातें अभी डिस्कस की जा रही है। तो अभी बोला ये जा रहा है कि जो यहाँ पर अगर कोई मुर्गी पालता है 70% जो भी यहाँ पर उसका एंटायर कॉस्ट है वो यहाँ पर उसके फीड्स में जाता है, यानी कि उसको खाने में जाता है, जो कि एक चैलेंज की तरीके से देखा जाता है। और सबसे बड़ी कॉस्ट ये है जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें निकल कर आती है। तो इसी के चलते जो नहीं होते, जो का जो सूखा जो भूसा होता है, बाई प्रोडक्ट जो होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार राइस का यानी कि चावल का जो छिलका होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। पर लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है, मतलब ये सारी चीज़ें तो यूज़ कर ही रहे हैं, पर लेकिन अगर चावल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है तो राइस के भूसे का, तो इसकी वजह से इनकी जो अंडे देने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं कई बार कम होती हुई नजर आती है। तो ये भी है कि एक तरीके से अंडे भी डेली चाहिए, तो ये भी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो उन सब चीज़ों का जो प्रॉब्लम आ रही है उनका सोल्यूशन है बेचारी ये मक्खी। यानी कि मक्खी, इसको एक खाने के तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। और इस मक्खी का जो लार्वा है वो ब्लैक सोल्जर फ्लाई का लार्वा, जिसको बेसिकली बोला जा रहा है यहाँ पर हर्मेटिया इल्यूसिस, तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी और इजी टू राइज भी है, यानी कि एक तरीके से आसानी से यहाँ पर मिल भी जाएगा। यानी कि जो इस तरीके से एग है यहाँ पर नंबर ऑफ 500 to 900 जो वन टाइम में अप्रोक्सीमेट 4 डे में यहाँ पर इसके अंडे निकल जाते हैं।
तो ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि वन टाइम में यहाँ पर 4-5 दिन के अंदर में 400 से 500 ऐसे आप लोगों को अंडे देखने को मिल जाते हैं। और फिर यहाँ पर इस तरीके से चलते चलते यहाँ पर ये पूरा एक तैयार होता है, इसमें से फिर मक्खी निकलती है। तो मक्खी निकलने से पहले ही हो सकता है इसको यहाँ पर ये जो है डकार लगा जाए, तो उसका कोशिश की जा रही है 7-8 दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर में फुल स्टेज यहाँ पर ये पूरा तैयार हो जाता है। इससे पहले कि मक्खी निकले, इससे पहले यहाँ पर इसको मुर्गे के पेड़ में पहुंचा दिया जाता है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। तो जो ब्लैक सोल्जर जो फ्लाई है यहाँ पर, ये इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि ये पर्टिकुलर एक परिवार से आती है जिसको स्टेरोडोमाइडे परिवार के नाम से इसको बोलते हैं। बेसिकली नॉर्मली एक शब्द भी यूज किया है जिसको यहाँ पर डिपेटेरा बोलते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर मक्खी है ये एक तरीके से आप लोग देखते हैं कैसी कलर की है, यहाँ पर व्हाइटिश भी इसमें देखने को मिल रहा है और ब्लैक कलर भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी कि डल टाइप का एक कलर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत सारा जो वेस्ट होता है उसको यूज करती है ये खाने के लिए, यानी कि जो भी वेस्ट होता है। तो अच्छी बात क्या है, आप लोग यहाँ पर ये देखो इसको फायदा क्या है, इसको अच्छे से क्यों इस तरीके से हम लोग लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों इसके ऊपर आर्टिकल बेसिकली लिखे जा रहे हैं। ये मक्खी जो है अपना फीड कहाँ से करती है, ये मक्खी अपना फीड जो है वो यहाँ से करती है, इस गंदे मटेरियल से, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो बच गया कचरा कुचरा है, कचरा घास फूस है, ये इसको खा रही है और फिर ये इसको मुर्गी खा रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में कचरा जो है वो साफ हो जा रहा है। और घुमा फिरा कर देखो, मक्खी इसको खा रही है, इसको मक्खी जो है इसको कचरे को खा रही है, कचरा जो है वो मुर्गी जो है मक्खी को खा रही है, और मुर्गी को जो है जो इंसान खा रहा है। इनडायरेक्ट वे में तो हम कचरा खा रहे हैं मतलब ये मतलब किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं है, जो अगर कोई नॉनवेज वगैरह खाता है तो ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया, ठीक है। कई सारे कमेंट आने लगते हैं सर इस पे नहीं बोलना चाहिए था, तो ऐसा नहीं, देखो सबकी चॉइस है यार, क्या पहनना है क्या खाना है। यू आर ए लाइक ए लिविंग इन इंडिपेंडेंट कंट्री और फंडामेंटल राइट है आप लोगों के पास में, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। बस मैं एक तरीके से आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो वेस्ट टू बायोमास कन्वर्जन भी हो जाता है यहाँ पर, तो एक पॉजिटिव चीज की तरीके से देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो ये एक तरीके से आने वाले टाइम में इसका काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है अगर इसको ढंग से इस्तेमाल किया जाए, और लो कॉस्ट भी पड़ जाता है, ये भी यहाँ पर बात है, लो कॉस्ट पड़ा है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, अगर इसके फायदे के बारे में बात करें तो इको फ्रेंडली है यहाँ पर एक तरीके से, एक नहीं जो कचरा भी यहाँ पर साफ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को भी यहाँ पर यूटिलाइज किया जा रहा है, एक तरीके से मिनरल बन जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है रहती तो उसके अंदर घास फूस सब्जियां ही है ना वो सारी, तो यहाँ पर इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से एक तरीके से देखा जा रहा है, ठीक है। तो छोटा सा आर्टिकल था पर लेकिन पूछ बैठे कि यहाँ पर क्या ये सिस्टम है, और ऐसी स्टेटमेंट देकर कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो उसको लेकर आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में भी। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा कि एग्रीकल्चर जो भी यहाँ पर एक तरीके से एग्रीकल्चर का जो भी रिलीज होता है उसमें से नाइट्रोजन, एक तरीके से नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एनवायरमेंट, ये बोला गया है। जो भी एग्रीकल्चर में से जो भी एक जो चीज़ें एक नहीं वातावरण में जो चीज़ें पहुंचती है उसके बारे में बातें की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में जो कैटल हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं, पोल्ट्री यहाँ पर रिलीज करता है रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द एनवायरमेंट। तो सबका बोला गया एग्रीकल्चर क्या, कैटल क्या और पोल्ट्री इंडस्ट्री क्या रिलीज करता है, तो ये बोला गया। तो यहाँ पर ये सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया 1 3, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 2 और डी में बोला गया 1 2 3। तो सही आंसर क्या है अगर पूछे यहाँ से ए बी सी ई एफ डी, यानी कि कौन कौन क्या रिलीज कर रहा है, तो सही आंसर क्या आएगा निकल कर, सही आंसर आएगा निकल कर यहाँ पर डी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, इनकी सारी वही हैं। एग्रीकल्चर से आप लोगों को नाइट्रोजन ऑक्साइड देखने को मिलेगा, कैटल से अमोनिया, ठीक है, पोल्ट्री वाले से यहाँ पर नाइट्रोजन आप लोगों को कंपाउंड देखने को मिलेंगे इन्वायरमेंट में। तो आगे चलकर अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड सिंगल भी क्वेश्चन बन जाए तो भी आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि बनाया गया है आप लोगों के लिए। ये बात की जा रही है किसके बारे में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ब्लैक सोल्जर फ्लाई के बारे में। तो ब्लैक सोल्जर फ्लाइट के बारे में बोला गया है कि ये एक फ्लाई है जो कि फ्लाई ऑफ डिप्टेरा, ये एक तरीके से इसी के साथ में यहाँ पर स्टेरोडोमाइडे, ठीक है, तो इस परिवार से यहाँ पर आती है। फीड करती है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं जो कि वेस्ट जो हमारे द्वारा कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसी के साथ में हाई जो वेस्टेज टू बायोमास कन्वर्जन इफिशियंसी है। इसी के साथ में ये लाइट इसे लाइक हॉट ब्लडेड जो मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, तो यूज करती हैं लॉट ऑफ एनर्जी अपने आप को गर्म रखने के लिए, और एक तरीके से कन्वर्ट करती है यहाँ पर एक तरीके से कन्वर्ट करती है फूड इनटू द बायोमास, ठीक है, तो बॉडी मास बेसिकली। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबोव या फिर नन। सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है यहाँ पर बी, ठीक है, यानी कि बी में क्या हो गया यहाँ पर बेसिकली बी में हो गया यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, वो है लाइक अनलाइक, यानी कि उनके जैसे नहीं करती है, ठीक है।
तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देकर आप लोगों से कई बार क्वेश्चन जो है वो गलत करा लिए जाते हैं। तो सही पता होना चाहिए कौन किसके जैसा है। तो जैसे ये न्यूज़ में आ गई है, तो अब कल को चलकर अगर इससे क्वेश्चन पूछ ले तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि किसके जैसी है और क्या रीज़न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लाइक नहीं, अनलाइक, यानी कि उनके जैसी नहीं है, जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अनलाइक बेसिकली होट जो ब्लडेड मैमल, तो उनके जैसी नहीं है, ये बोला गया यहाँ पर, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुके हैं और आप लोगों के लिए बना भी दिया है। अब डाउट नहीं होना चाहिए, हल्का सा इसके बारे में रिवीजन कर लेना, ठीक है दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि डायरेक्ट प्रीलिम्स में आप लोगों के लिए यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करेंगे जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। आप लोग जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जाते हो तो वहां पे बात की जाती है जेंडर इक्वलिटी के बारे में। कौन सा गोल है? यह है गोल नंबर 5। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। अभी हम लोग जो बात करेंगे ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो कौन प्रस्तुत करता है? तो यहां पर इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रस्तुत करता है। हमारे देश की रैंक अब की बार कितनी है यहां पर? तो 127 रैंक है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि लास्ट ईयर जो ये रैंक थी ये 135 थी, अभी 127 हो गई है, यानी कि हम लोगों ने इंप्रूव की है चीजें, ठीक है। 8 पोजीशन लगभग हम लोग यहां पर इंप्रूव किए हैं टोटल मिलाकर, अगर बात करें पहले के कंपेयर में। ये जो इंडेक्स है ये तैयार किया था 4 इंडिकेटर के ऊपर, यानी कि 4 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर ये इसको तैयार करते हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको आप लोग WEF बोलते हो, उसके द्वारा ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। और ये इंडेक्स सबसे पहले 2006 में ये इंडेक्स तैयार किया गया था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर इसके अंदर 4 इंडिकेटर को ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन क्या है महिलाओं का और अपॉर्चुनिटी क्या है, यानी कि महिलाओं का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या है देश की अर्थव्यवस्था में। दूसरा जो इंडिकेटर होता है ये बात करते हैं एजुकेशन कितनी मिली हुई है महिलाओं को। तीसरा उनके हेल्थ के और उनके सर्वाइवल के बारे में बात करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और चौथा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटी में क्या क्या पार्टिसिपेशन है इनके पॉलिटिक्स के अंदर में। तो ये इन 4 इंडिकेटर के ऊपर यहां पर अपना डिसीजन सुनाता है। फिर ओवरऑल रैंकिंग निकाली जाती है इनके बेस पर कि हाँ कौन कौन कितनी है यहां पर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ऐसा नहीं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बस यही तैयार करती है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ये सारी भी इसी के द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट कौन तैयार करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहां पर आप लोगों के लिए तैयार करता है। अब की बार जो आप लोगों को रैंक यहां पर देखने को मिल रही है, पाकिस्तान की रैंक है 142, पीछे हमसे, पर बांग्लादेश हमसे बहुत आगे। इसकी रैंक है यहां पर कितनी? 59, 59 रैंक है इसकी यहां पर। चाइना की यहां पर आप लोग देखने को मिलेगी 107, नेपाल की जो रैंक है वो 116, श्रीलंका की 115, भूटान की 103। क्यों? हमारे पड़ोसी देश के बारे में यहां पर बताया जाता है कि क्या क्या रैंक है। टॉप पर बैठा हुआ है आइसलैंड नंबर 1 पर, दूसरे पर नॉर्वे, और आइसलैंड 14 साल से यहां पर टॉप पर है, यानी कि बंदा हिला नहीं यहां से, हिलूंगा नहीं डिलूंगा नहीं वो वाली बात है। हमारे यहां पर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात की जाती है, तो यहां पर आप लोग देखते हैं पॉलिटिकल इंपावरमेंट इंडिया, तो रजिस्टर किया है 25.3% प्रायोरिटी। और वुमेन जो है एमपी है वो 15% के करीब हमारे देश में वुमेन एमपी देखने को मिलेंगे। बोलिविया, इंडिया और इसी के साथ में फ्रांस, ये वो देश हैं जहां पर खासकर रिप्रेजेंटेटिव जो है लोकल गवर्नमेंट्स में वो काफी अच्छे लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मोर देन 40% ऊपर है यहां पर। और इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया था यहां पर इस इंडेक्स को, क्योंकि हमारे लोकल पार्टिसिपेशन को ये काउंट नहीं करते थे। तो अभी यहां पर वो भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बाकी एशिया जो 8 रीजन है टोटल दुनिया में, उसमें एशिया जो है वो आप लोगों को सेकंड लोवेस्ट देखने को मिलेगा, इनके खस्ता हालत है अगर देखा जाए तो। इसी के साथ में यहां पर याद रखिएगा ये बेसिकली एक पर्टिकुलर जो फोरम है ये यहां पर ये इंडेक्स तैयार करती है, ताकि दुनिया भर में यहां पर महिलाओं के ऊपर भी फोकस किया जा सके, ठीक है। 4 इंडिकेटर जो मैंने आप लोगों को बताया वो याद रखिएगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो और भी यहां पर तैयार की जाती है बेसिकली, वो मैंने बता दी कौन कौन सी रिपोर्ट यहां पर तैयार की जाती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1971 में स्टैब्लिश की गई थी और जनेवा में हेडक्वार्टर है, इसलिए जनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। तो ये सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आप लोगों के एग्जाम में बनता है, ठीक है। याद रखना 127 और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तैयार किया जाता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये आप लोग हेल्थ के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को मैं करप्शन का भी एंगल दिखाऊंगा जो कि आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डाउन टू अर्थ के द्वारा कवर किया गया, इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ। आप लोगों को अगर उदाहरण के तौर पर मैं कुछ बातें बताऊं, जैसे कि आप लोगों को आज की डेट में कोई बोल रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, घरों में जो सरसों का तेल यूज़ किया जाता है वो बिल्कुल बेकार है,
उसकी वजह से जो है फैट बढ़ रहा है। जो गाय भैंस का जो घी होता है वो बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल ज़िंदगी को आप लोग की बर्बाद कर देगा। आप लोग क्या करो भाई साहब, पैकेट में आ रहा है एक रिफाइंड तेल, उसको लो और आप लोग की सेहत को बिल्कुल फिट बना के रखेगा। और इसमें कोई फैट भी नहीं है, इससे तो बिल्कुल ऐसा है कि आपकी सेहत में एक तरीके से ना प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें इसी में से मिल जाएगी, बस इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर लो। ये होता है एडवर्टीजमेंट। जब आप लोगों को कोई ये बोलने लगे ये चीज़ नहीं करनी है और ये चीज़ करनी है और अपनी चीज़ को बताने लगे बढ़ा चढ़ाकर, तब इसका मतलब है कि सामने वाला जो है उस चीज़ का एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि वो इसको बेकार बता रहा है ताकि इसको लोग जो है यूज़ करना कम कर दें। इसके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आने लगेंगे तभी कुछ टाइम बाद में कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो आर्टिकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तुरंत न्यूज़पेपर में। और वो प्रमोटर आर्टिकल रहते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं, हाँ भाई ये गलत तो है, बिल्कुल हमारा रहना सहना ऐसा चल रहा है, तो सरसों का तेल जो है और जो गाय का घी, दूध जो है गाय भैंस का, वो यूज़ नहीं करना चाहिए। तो लोग जो है बोलेंगे हाँ यार वैसे भी हमको मोटापा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ना करते हैं ऐसा कुछ काम, आज से ना ये वाला सिस्टम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम रिफाइंड वगैरह यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, सब्जियाँ उसी से बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रमोशन। सीधा सीधा लोगों ने एक तरीके से मॉडर्न बन गए लोगों ने सरसों का तेल और जो घी वगैरह ये खाना बंद कर दिया। उसकी वजह से दुनिया भर की प्रॉब्लम आज के डेट में आप लोग कई जगह देखने को मिलती है। ये होता क्या है, ये होता है किसी एक चीज़ को प्रमोट करना कि हाँ इसको प्रमोट करो। एक टाइम पर ऐसा था सिगरेट पीना जो है वो छुटवाना है, तो क्या करो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीना स्टार्ट कर दो यार। मतलब क्या हो गया, एक चीज़ छोड़कर दूसरी चीज़ पकड़ा दी इंसान के हाथ में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ना सेहत को कम नुकसान पहुंचाती है। जब उसके ऊपर प्रॉपर एक स्टडी की गई तो पता चला कि भाई साहब ये भी कैंसर क्रिएट करने का काम करती है। पर लेकिन हो क्या रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को जो बेचने वाले हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुनिया भर के पैसे खिला दिए, इसको बढ़िया बताओ कंपेयर कर करके कि भाई साहब उससे बढ़िया है जो तुम पी रहे हो, उससे तो घनी बढ़िया आया। तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर जब होने लगती है तो लोग जो हैं उनको क्या किया जाता है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनको माइंड को इस तरीके से एक तरीके से मॉडिफाइड किया जाता है कि उनको ये लगने लगे कि हाँ भाई यही सही है। ये बिल्कुल गंजे को कंघा बेचने वाली बात होती है, ठीक है, कि सामने वाले को पता है कि ये उसके किसी काम का नहीं है पर फिर भी सामने वाले को सामान बेच देना। और ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब सेल लगती हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट की बड़ी बड़ी सेल लगती हैं, इंसान को कई बार कुछ खरीदना नहीं है, उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है पर खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि सेल चल रही है। अबे सेल वो आपके लिए थोड़ी ना चल रही है, सेल वो कंपनी के लिए चल रही है, उनको प्रॉफिट कमाना है। वो तो कुछ भी करेंगे, उसमें प्रोडक्ट सारे वो निकालेंगे जिस भी पता नहीं किस किस लेवल की चीज़ वहाँ पर चलती है। आप लोगों को रिक्वायरमेंट ही नहीं और आप लोगों ने खरीद लिया। ये इंसान की हैबिट है, इसके ऊपर स्टडी है, इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिल चुका है इकोनॉमी के फील्ड में कि इंसान को कैसे मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा अक्सर। तो ये बड़ी बड़ी बहुत ही खतरनाक चीज़ आप लोग इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी राम कथा मैंने क्यों सुनाई आप लोगों को, ये सेम काम हो रहा है अभी फिलहाल जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत यहाँ पर लोगों तक खाना पहुँचाया जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिसेंटली अभी ये बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोर्टिफाइड रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे। फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है, जैसे चावल है, चावल को फोर्टिफाइड कर दिया कि हाँ इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा दी, वो वाली चीज़ है, ठीक है, कि ब्राउन चावल आ गए और ये आगे फलान ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें। तो अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर ने यहाँ पर अभी ये बोला है कि फूड फोर्टिफिकेशन जो है उसको चेक तो कर नहीं रहे कि कितना सही है और कितना गलत है, साइंटिफिकली किन लोगों पर क्या क्या इंपैक्ट डाल रहा है, बस उसको बेचे जा रहे हैं। रीज़न क्या है, बेचे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई जो है उससे फायदेमंद हो रहा है। यानी कि बोला जा रहा है कि जो इस पर्टिकुलर चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं पीछे बैठे बिजनेसमैन, उनको इससे फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर ASHA जो है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साइंटिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सोसाइटी में अगर कुछ गलत होता है तो ये उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और इनके द्वारा ये बात पकड़ ली गई कि भाई साहब ये तो चेक कर नहीं रहे कि इंसान की सेहत पर कोई रिस्क तो नहीं है इसका, उसमें कोई बिजी नहीं है, सब बिजी हैं कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, तो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो FFRC जो है वो एक इंडस्ट्री लेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में इंडिया फूड सेफ्टी रेगुलेटर के तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पर जो FFRC है, यहाँ पर फूड फोर्टिफिकेशन जो रिसोर्सेज का सिस्टम जो है यहाँ पर है, ये किस तरीके से यहाँ पर एक फूड का स्टैंडर्ड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, वो सब चीज़ें। पर लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ कोई ना कोई खेलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 में लेकर आई गई थी बॉडी, ताकि चीज़ों को रेगुलेट किया जा सके, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी कंजप्शन के लिए। पर लेकिन मुद्दा क्या है, जैसे मैंने बताया
कि यहाँ पर इसको जो है, जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए और उनको फायदा मिल रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये कंसर्न हो गया। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जब हम लोग बात करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के, तो याद रखिएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत हम लोग इसको प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह जो चीज़ें जाती है ना कई बार। इसी के साथ में यहाँ पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत हम लोग इसको पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसके तहत हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। मिड डे मील जो स्कीम होगी उसके तहत प्रोवाइड करा रहे हैं, पर लेकिन इम्पैक्ट देख नहीं रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, वो क्रॉप्स जब स्टार्टिंग में आई तो यहाँ पर जानवरों ने जब उनको इस्तेमाल किया, बहुत सारे जानवरों को बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलने लगी। तो तब समझ में आया कि यार इसकी वजह से हो रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म भी इम्पैक्ट आप लोगों को देखने चाहिए किसी चीज़ के। शॉर्ट टर्म में तो आप लोग बोल देते हो हाँ ये सही है और ये गलत है, ये ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, पर लॉन्ग टर्म पर भी आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा अगर रियलिटी में आप लोग सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अपने ही आप में ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, जिसको आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको चलते डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो हल्का सा आइडिया कम से कम एटलीस्ट आप लोग के माइंड में रखना है, ओके। दोस्तों किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई ऐसी चीज आ जाए जिसको सुनने के बाद में लोग हाहाकार मचाने लगे, तो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि यार रियलिटी में ये चीज यहाँ के लिए सही है या फिर इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा, और आगे ऐसी हुई तो क्या होगा। अभी ऐसी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एलिगेटर के बारे में। एलिगेटर गार एक ऐसी फिश है जो कि यहाँ पर आसपास में जो भी पाता है उसको सबको चपेट देती है, यानी कि जो भी ऑल टाइप ऑफ फिश को ये निगल जाती है। तो सोचो अगर ये कहीं पर मिल जाए तो वहां पर कुछ छोड़ेगी नहीं। अभी यहाँ पर डल लेक के अंदर में ये पाई गई है, तो इसके चलते साइंटिस्ट जो हैं उनके लिए कंसर्न हो गया है कि भाई साहब ये तो सबको जिंदा चबा जाएगी अगर 2-4 इकट्ठी हो गई। तो डल लेक के अंदर में यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली है। डल लेक की लोकेशन कहाँ है अगर आप लोगों से पूछे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी एग्जैक्ट लोकेशन। ये डल लेक है। डल लेक आप लोगों ने देखा होगा, बेसिकली काफी प्यारी सी लेक है हमारे देश के अंदर में। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज अगर निकल कर आती है तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि यार कैसे हम लोग को चीजों को मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पर कि एक तरीके से आप लोग सीधी सीधी बात आप लोग ये सोचे ना कि अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज होती है तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर रीजन में कितनी बुरी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। खासकर अगर बात की जाए तो उस रीजन को बर्बाद किया जा सकता है, उस रीजन की जो डाइवर्सिटी है वो सारी यहाँ पर खत्म की जा सकती है। ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसलिए चीज़ों को सही से लेकर चलना है। तो डल लेक श्रीनगर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि एक तरीके से यूनियन टेरिटरी की कैपिटल भी है। डल लेक जो है यहाँ पर, जो बेसिकली आप लोगों के बारे में मैंने बात की अभी, यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, ज्वेल्स इन क्राउन ऑफ कश्मीर, यानी कि एक तरीके से इसको ताज बोला जाता है, ठीक है, एक ज्वेल्स के तरीके से इसको देखा जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पर श्रीनगर ज्वेल्स भी बोलते हैं नॉर्मली देखा जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग कुछ बातें याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कई सारे आप लोगों ने फेस्टिवल्स वगैरह भी होते हुए सुने होंगे। कश्मीर के लिए कल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक ऐसा रीजन है जिसके बारे में अक्सर लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, कि हाँ इतने लोकल कल्चर जो होती है उसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोकेशन खासकर आप लोगों से पूछ ली जाती है। अब एलिगेटर जो है यहाँ पर, ये एक काफ़ी रिलेटिव फिश है जो कि यहाँ पर बोफिन फिश, उसके बारे में याद रखिएगा। इसका जो थोपड़ा होता है वो क्रोकोडाइल जैसा होता है, सर थोपड़ा होता है, और दांत ऐसे होते हैं किसी चीज को कट कर दे तो भाई साहब खत्म कर दे उसको, ठीक है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है जहां पर रहती है 20 से 30 साल तक पाई जाती है नॉर्मली। अगर देखा जाए तो एक तरीके से इनके बारे में अगर बात की जाए तो बिगेस्ट फ्रेश वाटर फिश आप लोग इसको बोल सकते हो नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, और लार्जेस्ट फिश है इन गार फैमिली, जो कि एक परिवार से आती है। ये इवन सस्टेन कर सकती है कोल्ड वाटर में मोस्टली, जो कि 11 से लेके 23 डिग्री तक सेल्सियस तक है। तो यानी कि सोचो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जा रही है। नॉर्मली अमेरिका, मैक्सिको इन रीजन में पाई जाती है। और ये फिश जो है प्रीडेटर भी है, यानी कि काफ़ी शानदार तरीके से नहीं दबोचने वाली भी है और कार्निवोर भी है, सब कुछ निकल जाती है, ऑल टाइप ऑफ फिश। तो इसलिए यहाँ पर थ्रेट करेगी उस इकोसिस्टम के लिए जहाँ पर आ जाती है, तो इसको जिंदा नहीं छोड़ेगी। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इसको लीस्ट कंसर्न में रखा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में बात रखिए, याद रखिएगा। बाकी डल लेक के बारे में कुछ बातें यहाँ पर जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। श्रीनगर के अंदर में है, जैसे कि कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, सराउंडेड है पीर पंजाल रेंज के साथ में, ठीक है। तो फ्लोटिंग गार्डन आप लोगों को देखने को मिलता है जिसको राड, RAAD राड बोलते हैं कश्मीर के अंदर में, और ऐसे टर्म्स भाग भाग कर पूछी जाती है आप लोगों से। लगभग 21 स्क्वायर ये किलोमीटर एरिया में ये आप लोगों को फैली हुई नजर आएंगे। ये इंक्लूड करती है 3 आइलैंड, इस जिसमें से 2 आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कार करते हैं ब्यूटीफुल चिनार जो ट्री के आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसी के साथ में ये आइलैंड जो है लोकेटेड है ऑन द ये लोकत डल,
ठीक है, जिसको आप लोग यहाँ पर बेसिकली रूप लेक के नाम से या सिल्वर आइलैंड के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये लोकल चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, चिनार जो ट्री है ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4 कॉर्नर पे, जो कि 4 चिनार या 4 चिनार के नाम से आप लोग इनको जानते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर सेकंड चिनार आइलैंड जिसको बोलते हैं यहाँ पर सोनलक। ठीक है, तो सोनलक गोल्ड आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बोध डल या बिग डल आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नहीं, कई आप लोग जो है इससे खूबसूरती बनाते हैं, एक तो आप लोगों ने वो देखा होगा नॉर्मली जब ऐसी चीजें यहाँ पर लाई जाती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ में हजरत ताल का जो सरीन है, जो सराइन है यहाँ पर, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा पास में। डल लेक पॉपुलर है फ्लोटिंग जो मार्क, ये इनको राड बोला मैंने अभी यहाँ पर। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर आप लोगों ने कई बार देखे भी होंगे यहाँ पर, कई बोले कि एक तरीके से हनीमून बनाने जाना है तो कहाँ चलेंगे, श्रीनगर चलेंगे। उसकी नाव जो है यहाँ पर उसी पर्पज के लिए बनाई जाती है, ताकि एक सुहानी एक तरीके से एक अच्छी फील यहाँ पर आ सके, बिल्कुल शांति का माहौल। कई सारे लोग इसको स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं इंडिया का। इतनी शानदार बेसिकली एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर अभी बात करें तो एलिगेटर फिश के बारे में बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर? ये रेयर फिन, ये बेसिकली यहाँ पर एल्साइन जो फिश आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यूरो हेलाइंस जो फिश है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। बिगेस्ट फ्रेश वाटर फिश इसको बोल सकते हो। ये सस्टेन कर सकती है 60 से लेके मतलब 50 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस पर। नॉर्मली फाउंड की जाती है वेस्टर्न साइड में, खासकर नॉर्दर्न और सेंट्रल अमेरिका, इन मैक्सिको में। और ये प्रेडिएटर फिश है और ये हार्बीवर है। ठीक है, दोनों अपने स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो गई। ठीक है, तो सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस की। तो आंसर ए हो गया। और ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसी जगह ऐसी फिश का पाया जाना ये सोचने के लिए मजबूर करता है। और डल लेक के बारे में भी आप लोगों से अगर कुछ पूछा जाए तो वो सारी बातें बता दी। और यहाँ पर एलिगेटर फिश के बारे में हम लोगों ने जान लिया, एलिगेटर गार फिश है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब देखने को मिली, मैंने कहा इसको देखा जाए, ये तो निपटा देगी चीज़ों को। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूज आना नहीं है। ओके, अगर अब की बार यूपीएससी का पेपर आप लोगों ने प्रीलिम्स का देखा हो तो एक चीज आप लोगों ने फील की होगी कि मैं बेस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनमें सारे क्वेश्चन आप लोगों के वो पूछे गए हैं जो वो पर्टिकुलर एरिया किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज में था। उस पर्टिकुलर न्यूज से तो क्वेश्चन पूछा नहीं कि न्यूज में इसलिए था, इसलिए क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पर कि इसकी लोकेशन बताइए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं बेस्ट प्रैक्टिस आप लोग साथ में लेकर चल सकते हैं। तो आर्मी जो है उसके द्वारा ज्वाइन किया गया मंगोलिया के अंदर में एक एक्सरसाइज जो कि यूएस से जो है वो स्पॉन्सर कर रहा था, यानी कि यूएस से कंडक्ट यहाँ पर करा रहा था। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम क्या है यहाँ पर? ये एक्सरसाइज का नाम रखा गया एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2023। तो ये आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, मैं लोकेशन दिखाता हूँ एक बार पहले। ये जो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी ये है मंगोलिया। मंगोलिया एक ऐसा एरिया है जिसमें ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा रसिया और नीचे देखने को मिलेगा चाइना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में सैंडविच है, मंगोलिया बेसिकली चाइना और रसिया के बीच में सैंडविच है। ठीक है, उलानबातर आप लोगों को यहाँ पर इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज है यहाँ पर जिसका नाम है एक्स खान। ये बेसिकली माय नेम इज खान। ठीक है, आई हैव नोटेड दिस। तो क्विस्ट ये 2023 के नाम से आप लोग याद रखिएगा, जिसमें कई सारी जो मिलिट्री हैं पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिया को इन्विटेशन किया तो हम भी भाई साहब अपनी आर्मी लेकर पहुंचे। तो 20 देश हैं, 14 दिन की एक्सरसाइज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और फोकस क्या है, यूएन का जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है यानी कि UNPKO, तो इसके थ्रू आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। ये प्रिपेयर करेंगे जो पार्टिसिपेशन फॉर्मर यूएन जो फ्यूचर जो यूएन के मिशन है उसको लेकर, और डेवलप करेंगे कैपेबिलिटी किस तरीके से फ्यूचर में चीज़ों को शांति में लेकर चल सकते हैं। जैसा मैंने बताया यहाँ पर कि ये बेसिकली कैपिटल में मंगोलिया की उलानबातर में आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर चाइना के बीच में आप लोगों को यहाँ पर रसिया के बीच में देखने को मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर आप लोगों से ये तो पूछा नहीं, मान लीजिए एक्सरसाइज क्या है, और वो पूछ लेंगे आप लोगों से, आप लोग ये बताओ यहाँ पर कि माउंटेन रेंज कौन कौन सी है जिस एक्सरसाइज में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था उस पर्टिकुलर रीजन में। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो जैसे रिवर पूछ लिया, माउंटेन रीजन पूछ ली। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोग कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। ठीक है, तो बेसिक चीजें पहले आप लोग यहाँ पर ये आप लोगों ने देख लिया। ये क्या है आप लोगों के सामने, ये आप लोगों के सामने ये पर्टिकुलर एरिया जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का बने तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। अब माउंटेन रेंज के बारे में जब आप लोग से बात की जा रही है तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। पहला यहाँ पर अलताई, अलताई मतलब अरिताई नहीं बोलते, अरिताई। ठीक है, तो ताई हो गया बाद में। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये है बेसिकली खंगाई।
अरिताई खंगाई, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये है खेटी, खेटी खेटी खेटी, ठीक है। और इसकी जो रिवर है यहाँ पर ये है ओरखोन, ठीक है। ओरखोन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अरिताई खेती ओरखोन, अरे खाई खाई ले मतलब जो भी है, ये इंटरेस्टिंग नाम है आप लोगों के सामने, इनको आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो बात की जा रही है बेसिकली उलन बतार वाले रीजन के बारे में, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा रहा है, जैसे ओरखोन रिवर ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ से ये आप लोगों को पता चल गया। लेक बैकल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, ये जस्ट थोड़ा सा ऊपर रसिया के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं बेस्ट क्वेश्चन लेक बैकल के बारे में कई बार पूछे जाते हैं मैच करने के लिए, कहाँ पर ये पाई जाती है। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को याद रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज एक अलग चीज होगी। अगर आप लोग इंडिया और यूएसए की डिफेंस जो आप लोग रिलेशन के बारे में अगर बात करते हैं, तो वहां पर आप लोग इनके बारे में बात ही कर सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई जो मैंने बताया, ठीक है। तो कुछ भी कंफ्यूजन इसको लेकर यहां पर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ओके। डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है फोंगपुई के बारे में इन मिजोरम। तो फोंगपुई जो है यहाँ पर ये बोला जा रहा है नोन एज ऑल्सो, क्या उसको और बोला जाता है, ब्लैक, ब्लू, येलो या फिर मिजो हिल। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है तुमकुर। तुमकुर जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भी बोला कि यहाँ पर गोल्ड रिजर्व की बातें की जा रही थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र, ठीक है। लिथियम रिजर्व कहाँ पर देखने को मिले ये भी आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये बात की जा रही है यहाँ पर टेस्टी फ्लाई के बारे में। तो टेस्टी फ्लाई जो है यहाँ पर वो प्रोड्यूस करती है वोलेटाइल फेरोमोन्स, ठीक है। दूसरा बोला गया है इनको बोला जाता है कैरियर, इनको बोला है कैरियर ऑफ द पैरासाइट, जिसको अफ्रीकन टाइपोनोसोम्स, ठीक है। तो इस नाम से भी जानते हैं, मतलब एक तरीके से अफ्रीकन बेसिकली ये है ट्रेपेनोसोम्स, ठीक है। तो ट्रेपेनोसोम्स, तो यहाँ पर ये इसकी कैरियर है। दूसरा बोला गया इसकी वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी भी देखने को मिलती है, जो कि फैटल होती है कई बार इंसानों के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सारी या फिर कोई सी एक बताइए। नेक्स्ट बात की जा रही है तेजा वैरायटी के बारे में। तेजा वैरायटी किससे रिलेटेड है, पेडी, वीट, रेड चिली या फिर यहाँ पर कॉटन, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसी के साथ में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से ये बताना है आप लोगों को। सी सेट के द्वारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको अटेम्प्ट करो, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। तब तक हम लोग एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी कवर करते हैं। ये है आप लोगों के सामने संस्थाम कोटा झील, संस्थाम कोटा लेक भी आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं। तो लेक या झील बोला जाए तो एक ही बात है, तो वेटलैंड है, केरला के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंशिएंट टेम्पल है जिसका नाम है सस्था, ठीक है। तो सस्था जो यहाँ पर टेम्पल है उसी के नाम पर इसका नाम भी यहाँ पर पड़ गया है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि ये एक तरीके से ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी करती है 500,000 लोगों की। 500,000 का मतलब क्या है, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 500,000 में 5 लाख के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में इसको वेटलैंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का भी दर्जा दिया गया रामसर कन्वेंशन के तहत में 2002 में नवंबर के महीने में। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ये जानी जाती है। तो काफ़ी प्यारी सी आप लोगों के सामने यहाँ पर झील है, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और कहाँ पर है यहाँ पर ये, तो याद रखिएगा ये आप लोगों को केरला के अंदर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो माइंड में कन्फ्यूजन रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, अगर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो ही जिंदगी जीने का मजा है, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये है ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन यहाँ पर बोला जाता है, तो ये अभी रिसेंटली यहाँ पर कई बार न्यूज़ में आता है, तब यहाँ पर बैकग्राउंड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर न्यूज़ के बारे में पता होगा तो आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। मिजोरम के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर ये, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, कि तुमकुर कहाँ पर है। तो तुमकुर मुरमुर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को कर्नाटक के अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया, आंसर बी हो गया। यहाँ पर रिसेंटली बोला गया कि गोल्ड माइन यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो सब बातें। तो देखते हैं आगे निकलता है कि नहीं निकलते, बाकी निकलते तो किसको चाहिए। तो ये जो आंसर क्वेश्चन था इसका आंसर रेडी था, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट थी यहाँ पर, तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर तेजा जो वैरायटी है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछ रहे तो ये है रेड चिली। तेजा मतलब एक तरीके से खाते ही मिर्च तेज तेज भागता जा रहा है वो वाली बात है। मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, ये तो मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस भी किया है काफ़ी डिटेल में, तो इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है यहाँ पर ये रिलीज किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा
और ऑक्सफॉर्म पुअर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी कि OPI के द्वारा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इससे आप लोग कम से कम याद रखेगा। एजुकेशन ईयर जो है स्कूल में, यहाँ पर उसकी में क्या क्या चीज़ देखने को मिल रही है, तो बहुत सारे मुद्दे इनके द्वारा बताए जाते हैं। ये जैसे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी न्यूट्रिशन 1/6, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कहाँ पर कितना कितना वेटेज देना है उसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है A यानी कि 25, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। आइए अब थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लेते हैं। कुछ शब्द है आप लोगों के सामने, इनको आप लोगों को अच्छे से एंजॉय करना है, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये शब्द जो हैं इनमें सेंटेंस फॉर्म करोगे तो अच्छे से आप लोग इनको लंबे समय तक याद रख पाओगे और आंसर राइटिंग में भी फायदा पहुंचाएंगे। NDA, CDS, SSC, बैंकिंग, APFC, इनमें भी आप लोगों से डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मस्टर है चीज़ों को संग्रहण करना, इनके संग्रह यानी कि इकट्ठा करके रखना। कई बार आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो एक जगह इकट्ठा हो गए एक तरीके से, यानी कि असेंबली टाइप में आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से कुछ ऐसा कि नहीं कहीं एक चीज़ें एक सही पैटर्न में रखी हुई चीज़ें भी आप लोग बोल सकते हैं, एक पैटर्न में जो रखी हुई हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप क्या होता है, स्टीरियोटाइप होता है कि यहाँ कुछ चीज़ें चली हुई आ रही हैं, वो भाई साहब जो है उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके से ना कि हाँ ये काम तो बस यही करेगा। कई बार लड़कियों के लिए खासकर यूज़ किया जाता है कि हाँ कि लड़कियों के लिए कई सारे ऐसे स्टीरियोटाइप बना के रख रखे हैं कि लड़कियां जो है घरों में ही काम करेंगी, ये काम तो लड़की कर ही नहीं सकती, वो वाली चीज़ें हैं। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं एक तरीके से। यानी आज तक यूनिवर्स का मतलब ये थोड़ा ना कि वो आगे भी नहीं हो सकता है, तो वो बिल्कुल घटिया एक सोच रहती है कि हाँ आज तक ऐसा हो रहा है तो आगे भी ऐसे ही होगा। अरे कुछ फ़ायदा हो रहा है अगर उसको ऐसे होने से तो सही है, उसको कंटिन्यू रखो। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो चेंज कर लो, क्या जा रहा है यार, कौन सा GST लग रहा है, ठीक है। इवेंटफुल यानी कि घटने वाला, कुछ भी ऐसा एक नहीं कुछ ऐसी चीज़ हो जाना जो कि दिलचस्प हो, रोमांचित हो करने वाली एक तरीके से। लैकेडेसिकल ये होता है अधूरा, आधा अधूरा ज्ञान। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आधी अधूरी चीज़ें इंसान जो है देख लेता है और फिर दिक्कतें झेलता हुआ रहता है, ठीक है। तो एक तरीके से कई बार आधा अधूरा आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बोल दिया कि क्या करना है, IAS की तैयारी करनी है, ठीक है, पर लेकिन पढ़ते हुए सामने वाले को दिक्कत हो रही है, पढ़ने के लिए तैयारी नहीं है इंसान, ठीक है। अगर यार कोई चीज़ आप लोग बोल दे कि आप लोगों को वेट लिफ्टिंग करनी है, ठीक है, आप लोगों को मतलब एक तरीके से गोल्ड जीतना है भाला फेंक में, भाला जो है आप लोग पकड़ने को तैयार ही नहीं हो, तो कहाँ से जीतोगे यार। तो वही जीतेगा नीरज चोपड़ा ही फिर तो, ठीक है जो कि भाले से प्यार करता है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग, जिस चीज़ से प्यार करते हो वो चीज़ें फिर देखनी पड़ेंगी, ठीक है। रिटेलिएशन क्या होता है, प्रतिशोध लेना। सामने वाले ने कुछ कर दिया, उसने एक दांत तोड़ा, आपने 2 तोड़ दिए उसके, ये हो गया रिटेलिएशन। तो रिवेंज भी आप लोग बोल सकते हैं, रिटेलिएशन वगैरह। तो ये शब्द हैं कई बार आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्म करोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। और देखो यार वही बात है कि जैसे चींटी होती है ना, वो अपना जब एक तरीके से नहीं बारिश से पहले अपना घर बनाकर उसमें इकट्ठा करके सामान बैठ जाती है अंदर ले जाकर, ताकि बारिश आए तो उसकी ज़िंदगी जो है वो आसानी से चलती रहे। तो हर एक इंसान मेहनत करता है, इस धरती पर जो भी प्राणी है ना वो मेहनत कर रहा है, बिना मेहनत के किसी को नहीं मिला है। तो आप लोग क्यों सोच रहे हो कि आप लोगों को मिल जाएगा। तो मेहनत करो ज़िंदगी में और तभी जो है ज़िंदगी में कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो। तो इसलिए मेहनत करने से कभी डरो मत, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, वो ले जाएगा फिर चीज़ों को उठाकर। तो इसलिए ध्यान रखो कि मेहनत करने से ना तो आज तक कोई मरा है और ना ही मरेगा। आप लोगों को हमेशा ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत से एक तरीके से प्यार आप लोग करना पड़ेगा। और हाँ, अब योगा स्टार्ट कर ही दो, कब तक बचोगे। अब तो कम से कम उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। जिंदगी में हस्त पुस्त होते चले जाओगे अगर योगा को एंजॉय करना स्टार्ट करोगे। इम्प्लीमेंट करो, दिन में एक बार बॉडी में से पसीना निकल जाए तो जिंदगी जो है वो मजे में आ जाएगी। तो अपना ध्यान रखो अच्छे से यार। और इसी के साथ में जो भी कोर्स से कनेक्ट हो रहा है वो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, PDF सारी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेक्चर को आप लोग एंजॉय करिए अच्छे से तब तक। और इसी के साथ में जो ऑप्शनल है सोशियोलॉजी, उसके बारे में अपना फीडबैक जरूर देते रहिए, क्योंकि इसके बाद में आप लोगों को वीक के अंदर में आप लोगों को फॉर्म दे जाएगा, उससे पता चलेगा कौन कौन जो है यहाँ पर इसका पार्ट बनना चाहता है। तो जो भी पार्ट बनता वो बन सकता है यहाँ पर। और बाकी कोई भी समस्या कोई परेशानी हो तो बताना। UPSC APFC वाली जो बैच है उसमें सारी की सारी आप लोगों की PDF जो है वो अपडेट कर दी गई है। और प्रैक्टिस सेशन आप लोग चल रहे हैं, उनको एंजॉय करते रहिए। तो 25 तारीख तक सारे सेशन वगैरह भी आप लोग के निपटा दी जाएंगे, ताकि आप लोग अपने आप से भी थोड़ा सा फोकस कर सको। टीचर सारी चीज़ कंप्लीट करा चुके हैं, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। CDS का बैच भी चल रहा है। एक बच्चा पूछ रहा है सर और कौन से बैच है, CDS का बैच है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो एप्लीकेशन है आप लोगों के सामने, उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।